अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ प्रीवियस नॉवेल का 5th पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको प्रीवियस 4 पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए नॉवेल स्टार्ट करते हैं। सुफियान सुबह जब हवेली आया तो ड्राइंग रूम में बैठे तमाम अफराद का मौज़े गुफ्तगू सकीना और ज़ीशान का रिश्ता ही था। उसे हैरत हो रही थी, हैदर को तैयार करके वो बाहर ही ले आया था, जिसे देखकर सकीना ऊपर चली गई थी। आज उसे हैदर से डर नहीं, शर्म और शर्मिंदगी दोनों हो रही थी, क्योंकि उसने हाँ कर दी थी। क्या फ़ैसला किया चाचा आपने? हैदर के सवाल पर आशिर साहब ने रुबा को देखा, जो सर झुकाए थी। मैं खुद हैरान हूँ हैदर, ज़ीशान अच्छा लड़का है और उसके यहाँ रहते हुए मुझे ज़रा नहीं लगा कि वो सकीना में दिलचस्पी लेता है। यूँ अचानक रिश्ता भेजना मुझे अजीब लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ इनकार कर दूँ। हैदर ने हैरत से उन्हें देखा। क्यों इनकार क्यों? हैदर, ज़ीशान तुम्हारा दोस्त है और सकीना तुम्हारे साबका मंगेतर। अच्छा नहीं लगता? वो शर्मिंदा हो गए थे। हैदर ने उनके घुटने पर हाथ रखा। ऐसा मत सोचिए चाचू कि मुझे बुरा लगेगा। मेरे दिल में सकीना के लिए कोई गिला, कोई शिकवा, कोई जज्बा नहीं और ज़ीशान मेरा दोस्त है। इसका मतलब नहीं कि वो सकीना से पसंदीदगी जाहिर नहीं कर सकता। इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी। आप सकीना से पूछ लें, अगर वो हाँ कर दे तो बिस्मिल्लाह करें। आशिर साहब ने मोहब्बत से उसका सर पर हाथ रखा। शाबाश। सुफियान काफ़ी देर से वहाँ मौजूद तमाम अफराद के देख रहा था, जहाँ हादी नहीं था। रुबा आपी, हादी कहाँ है? वो कह रहा था मेरा घर देखना चाहता है, शायद रहीम चचा के साथ घर गया है। जल्दी जल्दी में बताती वो किचन में चली गई। वो पीछे सुफियान वहीं खड़ा रह गया। घर देखने या घर वाले देखने? तेज़ तेज़ कदम उठाता वो हवेली से बाहर निकल गया। हादी की गाड़ी रुबा के घर के बाहर खड़ी थी। दरवाज़ा भी खुला था। आज इतवार था। ज़ेबा घर पर ही थी। गुस्से से भरा वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर ही कुछ और था। ब्लैक डिनर सूट में टांग पर टांग जमाए सोफे पर बैठा था। ज़ेबा की माँ हादी से अलीक सलीक बढ़ा रही थी और ज़ेबा आसमानी रंग के खुले सूट में बालों को खोले, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल, वो सजी सवरी चाय की ट्रे थामे आगे बढ़ रही थी। ट्रे रखते हादी की सुलगती नज़रें उसका जायज़ा ले रही थीं, जिसकी देखकर सुफियान के तन बदन में आग लग गई। एकदम जाकर उसका हाथ पकड़कर सीधा किया। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि यूँ सच सवर कर किसी के सामने मत जाना। तो ये नई नवेली दुल्हन किस खुशी में बनी हुई हो? उसने चीख कर कहा तो तमाम लोग हादी समेत अपनी जगह से उठ गए थे। सुफियान को यहाँ देखकर ज़ेबा हक्की बक्की रह गई थी। पूछा है कुछ? उसने दोबारा चीखा तो वो काँप गई। वो सुफियान जी, मैंने खुद नहीं आई। अम्मी ने कहा था, मैंने मना भी किया था, मगर उन्होंने ये सब पहना दिया। मुझे पता था आपको पता चला तो गुस्सा करेंगे। ओ लड़के, तुम होते कौन हो मेरी बेटी से ही सवाल करने वाले? और हाथ छोड़ो इसका। फरजाना की बात को नज़रअंदाज किए वो अभी तक ज़ेबा को ही घूर रहा था, जो डर से रोने लगी थी। हादी ने आगे बढ़कर सुफियान का हाथ को खींचा। हाथ छोड़ो। मगर दूसरी जानिब कोई असर नहीं हुआ। सुफियान, तमाशा मत लगाओ, जाकर अपना काम करो। मेरे क्या काम है क्या नहीं, ये मुझे आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है। और तुम जानती हो तुम्हें इतना सजकर इसके सामने क्यों बुलाया जा रहा है? उसने नफ़ी में सर हिलाया। ये तुम्हारी माँ तुम्हारी नुमाइश लगा रही है इस शख्स के सामने, तुम्हारी शादी करवाना चाहती है इससे, जानती भी हो? उसकी चीख पूरे घर में गूंज रही थी। झटक कर उसकी कलाई छोड़ी, मगर वो तो उसके अल्फाज पर साकिन हो गई थी। हाँ तो इसमें क्या गलत है? मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है तो तुझे क्या तकलीफ़ है? हादी ने हैरत से और खुशी के मिले जुले तासुरात से फरजाना बेगम को देखा। यानी वो भी ज़ेबा के लिए मुझे पसंद कर चुकी हैं। मगर ज़ेबा को देखकर उसके होठ सिकुड़ गए थे, जो बेयकीनी से अपनी माँ को देख रही थी। हालात को देखते वक्त ने रुबा को फ़ोन मिला दिया। हेलो आपा, वो सुफियान भाई। क्या सुफियान? घर ये सब मैं आती हूँ। फ़ोन बंद करके हैदर को देखा तो आशिर साहब और वो परेशानी से उसे देख रहे थे। सुफियान और हादी घर पर हैं और उन दोनों में झगड़ा हो गया है ज़ेबा की वजह से। क्या? दोनों के मुंह से बेसाख्ता निकला। मुझे जाना होगा। वो बाहर जाने लगे तो आशिर साहब भी उठ गए। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी जाना है। उन दोनों ने एक साथ हैदर की जानिब देखा। देखो सुफियान, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आए हो मेरे पीछे? और ज़ेबा से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? हादी ने दबे हुए गुस्से से उसका रुख अपनी जानिब किया। मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। उसके बाजू पर मौजूद हादी का हाथ अंबर गया था। ज़ेबा खुद पूर्णम आंखों से उसे देखने लगी। उसने तो कभी इजहार नहीं किया था और आज सबके सामने। सुफियान, हैदर की बुलंद आवाज़ पर उसने बैरूनी दरवाजे की जानिब देखा, जहां आशिर साहब, रूबा और हैदर सब मौजूद थे। सुफियान थोड़ा परेशान हो गया। हैदर भाई, ये सब क्या हो रहा है? सुफियान, हैदर भाई, वो शर्मिंदगी से सर झुका गया। अपने नौकर को संभाल कर रखो हैदर, दूसरों के मामले में टांग बहुत अड़ाता है, लेकर जाओ इसे। हैदर ने हैरत से फरजाना बेगम को देखा। वो नौकर नहीं है, फैमिली है मेरी, और अगर यहाँ ये सब कर रहा है तो यकीनन उसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। बताओ सुफियान, क्या वजह है? सुफियान ने एक नज़र साकन ज़ेबा को देखा और फिर हैरत ज़दा खड़ी हादी को।
वो मैं और ज़ेबा एक दूसरे को पसंद करते हैं चंद माह से। रुबा ने हैरत से ज़ेबा को देखा जो पल्लू से आंसू पोंछ रही थी, और हैदर सवाली निगाहों से हादी को जो गर्दन झुका गया। हादी, और तुम? कसम से नहीं जानता था कि सुफियान और ज़ेबा के बीच क्या है। मैं यहाँ ज़ेबा को ही देखने आया था क्योंकि मुझे भी वो पसंद है और पहले दिन से पसंद है। जब उसे पहली बार देखा था ज़ेबा उसे देखती रह गई थी। रुबा ज़ेबा के सामने खड़ी थी जो उसे देखकर डर गई थी, मगर उसका रद्द अमल शदीद नहीं था। उसने हाथों में भर कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। सुफियान कह रहा है तुम और वो एक दूसरे को पसंद करते हो, क्या ये सच है? उसके सवाल पर आंसू से लबरेज आंखों से उसे देखती रही। बोलो ज़ेबा। ज़ेबा ने एक डरी सी नज़र उसे अपनी माँ को देखा और जिसके नथने गुस्से से बोल रहे थे, मुझे देखो, अम्मी हमारे होते तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम मुझे बताओ, तुम किसे पसंद करती हो, हादी को या सुफियान को? उन दोनों के सवाली निगाहों से ज़ेबा को देखा। हर नज़र ही उसके जवाब के मुंतज़िर थी। हादी के साथ गुजारा हर लम्हा दोस्ती का सबूत था, लेकिन सुफियान ने उसकी जान बचाई थी, उसके लिए पकौड़े बनाए थे, मेले में उसे रंग लिया था, फिर हर बार मिलने पर वो उसके लिए कुछ न कुछ लाकर देता था। उसने कभी उससे मोहब्बत भरी बातें नहीं की थीं, कभी गहरी नज़रों से उसका जायज़ा नहीं लिया था, कभी उसे छूने की कोशिश नहीं की थी, और जब उसने इजहार किया था तब भी उसने डांट कर उसे पढ़ने का कहा था। हाँ, कभी कभी हक भी जताया था, मगर वो तो बनता था ना। उसने जवाबदाह नज़रों से रुबा को देखा। मैं सुफियान को पसंद करती हूँ आपा, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। सुफियान के चेहरे पर 100 वाट का बल्ब जग गया, मगर हादी ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। एक आंसू निकल कर ज़मीन बोस हो गया। तेज़ कदम उठाता वो बाहर जाने लगा तो हैदर ने हाथ पकड़कर रोक लिया। हादी, कोई बात नहीं हैदर भाई, होता है, ज़िंदगी में सब कुछ थोड़ी मिलता है। समझो, ये एक हफ़्ता मेरी ज़िंदगी में का सबसे खूबसूरत दौर था, और मैं संजीदा भी तो नहीं था ज़िंदगी को लेकर। अब हो गया, उसे समझने लगा हूँ, मैं संभल जाऊँगा। मगर अगर ये दोनों अलग हुए तो शायद ये ना संभल पाए। कल एक साथ अपनी अपनी मंजिलों के लिए निकल गए। वो पापा भी तो इतने वक्त से कह रहे हैं मैं बिज़नेस ज्वाइन करूं, अब से ऑफिस जाया करूंगा, मन लगा रहेगा। नरमी से हाथ हटाकर वो बाहर चला गया। बकवास बंद करो ज़ेबा, अपनी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अपने फैसले खुद ले सको। फरजाना बेगम गुस्से से भी उसकी जानिब बढ़ी ही तो रुबा के पीछे छुप गई। अम्मी क्या हो गया है? आंटी प्लीज़ इसे कुछ मत कहिए, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझ आई है ही क्या तुम्हारे पास? मेरी बेटी को देने के लिए चंद हज़ारों की नौकरी करते हो, तुम मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकते। सुफियान ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और एकदम पीछे हो गया। ज़ेबा ने हैरत से अपनी माँ को देखा, फिर सुफियान की झुकी गर्दन को। दिल में टीस सी उठी। उसे ऐसा देखकर आंसू पोंछती वो उसके करीब गई। अम्मी कह रही हैं तुम चंद हज़ारों की नौकरी करके मुझे खुश नहीं रख सकते, ये सच है? उसने नादम सी नज़र उठाकर उसे देखा और असबात में सर हिला दिया। मैं शायद तुम्हारा हर शौक़ पूरा ना कर पाऊँ, वो सही कह रही हैं। मैं भी एवं ही मोहब्बत लेकर मुँह उठाकर आ गया। यहाँ तो मोहब्बत से पहले जेब देखते हैं। ज़ेबा को दिल और दुख गया था। बाजू से खींचकर उसका रुख अपनी जानिब किया। 3 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते, साल में 1-2 बार कपड़े नहीं लेकर दे सकते, महंगी गाड़ी ना सही साइकिल भी नहीं ले सकते, सर छत नहीं दे सकते, बोलो क्या इतना भी नहीं कर सकते? ये सब कर लूँगा, मगर बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। मेरी सब बड़ी ख्वाहिशात ये हैं कि तुम मुझे सारी ज़िंदगी ऐसे ही चाहो, डांटो नहीं, मारो नहीं, लड़ो नहीं, मगर तंगदस्ती में राह लूँगी, लेकिन बेसुकूनी में नहीं। ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? सुफियान ने मोहब्बत पास नज़रों से उसे देखा। एक यही तो करना आता है। तो बस ना अम्मी, और क्या चाहिए? हर माँ बाप को अपनी औलाद की खुशी चाहिए। मैं भूखी रहकर भी खुश रह लूँगी, लेकिन सुफियान के साथ। पर उन्होंने खफगी से मुँह फेर लिया। अम्मी प्लीज़ मान जाए ना, मैं वादा करती हूँ रोज़ आपसे मिलने आया करूँगी, आपके पास रहकर जाया करूँगी, कुछ नहीं मांगा करूँगी। रुबा आपी की तरह बिल्कुल भी मिलना पसंद बंद नहीं करूँगी, आपको भूलूँगी नहीं। उसकी बात पर हैदर की हैरत से रुबा को देखा, जो शर्मिंदगी से सर झुका गई। ज़ेबा उनके पुर से सर टिकाए रो रही थी और वो मुंह फुलाए आगे खड़ी थी। फिर कुछ देर बाद रुख मोड़कर उसे देखा और फिर सुफियान को। वो पढ़ रही है अभी, 12वीं के बाद आकर निकाह कर लेना। सुफियान को हाथ पर मुंह पर आ गया था। सबके चेहरे पर खुशी दर आई। ज़ेबा को तो उनके गले से झूल ही गई थी। हादी जब से आया था कमरे में ही बंद था, ना किसी से बात कर रहा था, ना कुछ खा रहा था। फुप्पो दरवाज़ा पीट कर चली गई थी। सकीना और शैला बेगम आशिर साहब का इंतजार बेचैनी से आशिर साहब का इंतजार कर रही थी। उनके आते ही मिठाई की प्लेट उनकी जानिब बढ़ाई। मुबारक हो आशिर, सकीना की मंगनी तय कर दी है कल। आशिर साहब ने हैरत से प्लेट दूर किया। लेकिन कब और कैसे? सुबह तक तो हमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। आपकी और हैदर की बातें सुन ली थी मैंने, और सकीना ने भी तो हाँ कर दी। उनका फ़ोन आया तो मैंने हाँ कर दी, और कल का दिन
इसीलिए रखा है कि कल रात की फ़्लाइट से रुबा और हैदर अमेरिका चले जाएंगे। इससे पहले रस्म देख लें। उन दोनों के चेहरे से बिल्कुल सपाट थे, जैसे उन्हें इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। जब रिश्ता तय हो ही चुका था तो ये सब तो होना ही था। और वैसे भी जिस जगह को ही छोड़ दिया उसका नाम क्या लेना। व्हीलचेयर के पहिए धकेलता वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो रुबा उसके लिए कमरे में आ गई थी। पीछे आशिर साहब बस उसका मुंह देखकर रह गए थे। अपनी मखसूस जगह वो खिड़की के पास बैठा बाहर देखने लगा था, जहां दोपहर की चमकती धूप हर जर्रे को चमका रही थी। उस धूप में भी अब वो तासिर कहाँ था, कहाँ वो गरमाइश थी जो गर्मियों में झुलसा देती थी। मौसम बदलते हैं और हर चीज़ की तासीर बदल जाती है। जो धूप गर्मियों में उलझन देती है वही धूप सर्दियों में साथी सी लगती है। इसी तरह इंसान है, मतलब जब बदलता है तो उन्हें भी दोस्त बना लेता है, जब जिनसे कभी दुश्मनी हुआ करती थी। कौन कह सकता है कि जिस सकीना और ज़ीशान की आपस में बनती नहीं थी वो यूं एक रिश्ते में मुंसलिक होने वाले थे। लेकिन हैदर को इस बात की फिक्र नहीं थी। असल परेशानी तो ज़ेबा के अल्फाज पर था। रुबा क्यों अपने घर वालों से मिलने नहीं जाती, उसी सोच के साथ वो बाहर का मंजर देख रहा था जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सूप टेबल पर रखने के बाद वो उसके पास से उसे अलग रहा था। शायद वो सकीना और ज़ीशान की मंगनी को लेकर परेशान है, इसीलिए उसका मूड बदलने के लिए वो गुनगुनाती उसे बेड के करीब लाई। मगर उसके तासुरात में कोई कमी नहीं आई थी। उसके सामने बेड पर बैठकर सूप उसकी जानिब किया, जिसे उसने पकड़कर टेबल पर रख दिया। उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए। रुबा, आप अपनी फैमिली से मिलने क्यों नहीं जाती? वो यहाँ नहीं आ सकते, आप तो जा सकती हैं। मैंने कभी नहीं रोका ना चाचू ने, तो फिर क्यों? उसने मुस्कुराकर उसे देखा। आपकी वजह से। रुबा, मेरी वजह से क्या? मुझे क्या हो जाएगा? आप जाया करें प्लीज़। आज ज़ेबा की बात पर मुझे शर्मिंदगी हुई, बहुत दुख हुआ। हैदर, मैं भी जाना चाहती हूँ मगर अकेले नहीं, आपके साथ। एक बार आप ठीक हो जाइए फिर चलेंगे ना एक साथ, मगर अकेले नहीं, मेरा दिल नहीं लगता। उसने बेबसी से मुंह बनाकर कहा। बच्ची हैं आप जो उदास हो जाती हैं? रुबा ने पुरइसरार मुस्कुराहट से उसे देखा। तो ठीक है, सही कह रहे हैं, मुझे मेरे मायके जाना चाहिए, रहना चाहिए। तो ठीक है, आप अमेरिका चले जाएं और मैं घर ना आप यहाँ होंगे ना मेरा दिल करेगा आपसे मिलने। पता होगा ना 7 समुंदर पार हैं, तो मैं कल अम्मी की तरफ चली जाऊँगी। वो उठने लगी तो हैदर ने खींचकर फिर बेड पर बिठा दिया। इमोशनल फूल ना बनाएं, वादा करें मुझसे वापस आने के बाद आप अपने घर कुछ दिन रहने जाएंगी। रुबा ने चंद लम्हे हैरत से उसके हाथ को देखा, फिर हाथ रख दिया। मैं रुबा हैदर रज़ा अपने शौहर हैदर रज़ा से वादा करती हूँ कि मैं वापस आकर अपने घर जाऊँगी, सिर्फ अपने शौहर के साथ। और इसी के साथ वो उठकर भाग गई थी। पीछे हैदर गुस्से से उसे देखता रहा, फिर हंस दिया। सारे घर को लाइटों और फूलों से सजाया गया था। आज सकीना और ज़ीशान की मंगनी थी और आज रात की फ़्लाइट से हैदर और रुबा ने चले जाना था। तमाम अफराद खाने की तैयारियों में लगे थे। सुफियान भंवरे की तरह चहकता कभी बाजार जा रहा था तो कभी बाकियों से काम करवा रहा था। आशिर साहब मेहमानों की फहरिस्त देख रहे थे। खाने की निगरानी उनका जिम्मा थी। सकीना को पार्लर वाली ने आईने के सामने बिठा रखा था और रुबा शैला बेगम के साथ दूसरे कामों में लगी हुई थी। एक हैदर ही था जो कभी रुबा को किचन में भागता देखता तो कभी सुफियान को बाहर जाते, कभी फूल वाला टोकरी लेकर आता तो कभी रहीम चाचा किचन से कोई सामान बाहर ले जाते। वो बच्चों की तरह मासूमी से सबको मसरूफ़ देख रहा था। उसे अपना आप सबसे ज़्यादा नकारा लग रहा था। जब अचानक उसकी व्हीलचेयर किसी ने आगे धकेली, उसने गर्दन मोड़कर देखा तो रुबा का मासूम मुस्कुराता चेहरा नजर आया जो उसे कमरे में ले जा रही थी। क्या हुआ? 1 घंटे में वो लोग आ रहे हैं, आपको तैयार नहीं होना क्या? उसने मुंह बसोरकर गर्दन झुकाई। मुझे नहीं तैयार होना। कमरे में सुफियान पहले से उसके लिए कपड़े लिए खड़ा था। क्रीम कलर का 3 पीस देखकर उसने रुबा को देखा। मुझे नहीं तैयार होना। रुबा ने सुफियान को बाहर जाने का इशारा किया और खुद घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई। उसका चेहरा हाथों में थामा। क्या हुआ है? पता नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा कि ज़ीशान और सकीना की मंगनी हो रही है, फिर भी दिल उदास सा है, अजीब सा लग रहा है। मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरी साबका मंगेतर अजीब नहीं है? आपको ये सब अजीब लगे क्योंकि ये अजीब है, मगर एक बात याद रखिए, आप सकीना को छोड़ चुके हैं। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है कौन नहीं, इस बात से आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, ज़ीशान एक अक्लमंद और बाशऊर लड़का है। वो जो कर रहा है सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। क्यों कर रहा है वो जानने की कोशिश में हम अपना वक्त क्यों ज़ाया करें? उसकी ज़िंदगी है, उसके फ़ैसले हैं, उन्हें लेने दें। ये ना हो कि वो दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करते हों और हमारी वजह से वो अधूरे रह जाएं। और अगर आप ऐसा रहेंगे तो सब को यही लगेगा कि आपको फ़र्क पड़ता है, हालांकि आपको तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। उसने खोजती नज़रों से उसकी आंखों को देखा जहाँ इकरार था। हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने नफ़ी में सर हिलाया। तो ठीक है, मैं सुफियान को भेजती हूँ और आपको तैयार कर देगा, या फिर मैं कर दूँ? नहीं। उसके मुंह से फ़ौरन इनकार निकला, जिस पर वो हंसकर बाहर चली गई।
ज़ीशान, क्या मुझे इतना पूछने का हक है कि तुमने ये फ़ैसला क्यों लिया? ज़ीशान और उसकी फैमिली आ चुकी थी। ज़ीशान जिस वक्त से बचना चाहता था, आखिर वो आ गया और इस वक्त में हैदर के सामने बैठा था। उसने मोहब्बत और शफ़क़त से उसके हाथ पर हाथ रखा। बताऊँगा, सही वक्त आने दे, बस इतना याद रखो, मेरी दोस्ती मुझे हर चीज़ से अजीज़ है। अगर मैं तेरे लिए रुबा से कदम पीछे ले सकता हूँ तो सकीना की तरफ कदम बढ़ाने का मकसद भी तेरे हक़ में ही होगा। हैदर के माथे पर बल आ गए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं तुम मेरा बदला लेने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे? अरे यार, इतना घटिया नहीं हूँ कि बदला लूँ। हाँ, जो मेरे साथ बदतमीज़ियों की हैं उनका हिसाब मैं ज़रूर लूँगा। खैर, अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। तुम फ़िलहाल अपने इलाज पर तवज्जो दो। रात को एयरपोर्ट में भी मैं भी चलूँगा। और हाँ, वहाँ जाकर मुझसे राब्ते में रहना भूल मत जाना। इसे वहीं छोड़कर वो उठ गया। चंद कदम चलने के बाद पलट कर उसे देखा। क्रीम कलर का 3 पीस, जेल से बनाए गए बाल, नफासत से बनाई गई दाढ़ी और दिन ब दिन उसका बढ़ता जिस्म। उसके होठों पर पुरसुकून सी मुस्कुराहट आ गई थी। तुम्हें देखकर कहा जा सकता है हैदर, तुम्हारा चाहने वाला तुम्हें कितना चाहता है। हैदर ने हैरत से उसे देखा, जिसकी अब सिर्फ जाती पुश्त नज़र आ रही थी। ड्राइंग रूम में मेहमानों के शोर मुगुल से चहक रहा था। हादी कदरे बेहतर लग रहा था, मगर सुफियान और वो एक दूसरे से सामने अब तक नहीं आए थे और शायद आना भी नहीं चाहिए था। ज़ीशान ब्लैक डिनर सूट में सोफे पर बैठा सकीना का इंतज़ार कर रहा था। जब सबकी नज़रें के ताक़ुब में उसने सीढ़ियों की जानिब देखा। आसमानी रंग की लॉन्ग फ्रॉक मैक्सी में उसके लिए सजी सवरी नीचे आ रही थी। ज़ीशान ने एक सरसरी सी नज़र उसे देखा, फिर रुख मोड़ लिया। हैदर भी नज़रें फेर गया था जब सुफियान ने उसका चेहरा कमरे की जानिब मोड़ दिया, जहाँ से वो अपना दुपट्टा सेट करती बाहर आ रही थी। हैदर के हम रंग लिबास में वो उसी का हिस्सा लग रही थी। पिंक और क्रीम कलर की फ्रॉक, चूड़ीदार पजामे पे वो सादा सी मुनफरिद लग रही थी। शोल्डर तक आते बाल अब ज़रा और नीचे आ गए थे। हैदर तो उसे देखते ही रह गया था। नज़र ज़ीशान की भी उसी जानिब थी। जब उसने पहलू में बैठी सकीना का एहसास हुआ तो आंखें बंद कर लीं। बंद आंखों से एक आवारा आंसू कपड़ों में गिर कर जज्ब हो गया। रुबा सीधी हैदर के करीब जाकर खड़ी हो गई थी। क्या हुआ? अच्छी लग रही हैं। उसकी बात का इकरार उसकी आंखें भी कर रही थीं, जिस पर वो शर्म से नज़र झुका गई। कुछ ही देर में तकरीब शुरू हुई और सकीना ज़ीशान से मंसूब हो गई। उससे पूरी तकरीब के दौरान हैदर, रुबा और ज़ीशान तीनों के चेहरे बिल्कुल सपाट थे, बिल्कुल तासुरात से आरी। खाने के दौरान भी रुबा हैदर के आगे पीछे ही फिरती रही थी, जिसे देखकर ज़ीशान हैदर की किस्मत पर रश्क कर रहा था। काश हैदर अपाहिज ना होता, काश सकीना इससे रिश्ता ना तोड़ती, काश यशमान ना मरता, काश वनी जैसी कोई रस्म ना होती, काश रुबा इस रिश्ते को तोड़ ही देती, काश आज रुबा मेरी होती। आह, काश काश काश। किस्मत के खेल ने आज 4 जिंदगियों को शह मात दे दी थी, जिसमें ये सिर्फ रुबा थी जिसने अपनी शिकस्त को तस्लीम करके नए सिरे से खेलना शुरू किया था। हैदर ने बैसाखी का सहारा लेकर चलने का फ़ैसला किया था। सकीना ने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया था, तो ज़ीशान ने मंजिलें ही बदल लीं। सकीना की मुस्कुराहट को देखकर सब यही दुआ कर रहे थे कि वो आबदी हो, मगर शायद ज़ीशान की मोहब्बत इतनी आसानी नहीं होनी थी। उसके लिए ज़ीशान को पाने के लिए उसके होना पड़ेगा अपने औरत होने का हक। तमाम लोग हैदर और रुबा के गिर्द मौजूद थे। बैग्स गाड़ियों में रखवा दिए गए थे। सब बारी बारी उनसे मिल रहे थे। आशिर साहब ने उससे गले मिलकर उसका हाथ थामा, उसका माथा चूमा। वापस आओ तो अपने पैरों पर चलकर आना। चाची ने पहली बार नम आँखों से उसके सर पर हाथ रखा था। खुदा तुम्हें कामयाब करे। सुफियान तो उसके गले लग कर रोने ही लगा था। मैं आपको बहुत याद करूँगा, बहुत ज़्यादा। मुझे भूलिएगा मत। अल्लाह करे वापसी पर आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े, पर मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म ना करिएगा। छोटा भाई कहा है, भूलना मत प्लीज़। हर जुमले के साथ वो उसे खुद में भीजते जा रहा था। हैदर ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। नहीं भूल सकता, कभी नहीं। आशिर साहब ने शफ़क़त से रुबा के सर पर हाथ रखा, जो मुश्किल से ख़ुद को काबू में किए बैठी थी। मुझे फ़ख्र है मेरे फ़ैसले पर। सकीना और ज़ीशान एक साथ घुटनों के बल उसके पास बैठे थे। सकीना सर झुकाए रो रही थी। हैदर ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। मुझे माफ़ कर देना हैदर, आई एम सॉरी। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मगर सच में मैं दिल से दुआ करती हूँ तुम ठीक होकर वापस आओ, पहले जैसे हो जाओ। सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा, मगर जो तब्दीली तुम्हारी ज़िंदगी में आई है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। आगे भी सब अच्छा ही होगा। ज़ीशान ने बेतासुरा सकीना को देखा और फिर हैदर की जानिब मतवज्जह हो गया। मैं इंतज़ार करूँगा यहाँ। उसने उसके सीने पर दाएं जानिब उंगली रखी। यहाँ हैदर रज़ा की नेम प्लेट देखने का। आर्मी इंतज़ार करेगी अपने ऑफिसर का। हैदर ने मुस्कुरा कर उसे देखा। आर्मी से कहो इंतज़ार छोड़ दे, मैं वापस नहीं आऊँगा। उन सब ने हैरत से उसे देखा, जो संजीदगी से ज़ीशान को देख रहा था। इन सब से मिलने के बाद वो लोग कराची एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। हादी और पुप्पो भी उसी दिन दुबई के लिए निकल गए थे। हैदर को भी जहाज़ पर बैठा दिया गया और कुछ वक्त बाद जहाज़
हम कलाम हो गया और सर पुष्ट से टिकाए आंखें मूंदे बैठा था। रुबा उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। फिर अचानक एक ख्याल आने पर उससे पूछा, आप आर्मी वापस ज्वाइन नहीं करेंगे? उसके सवाल पर वो बंद आंखों से ही मुस्कुराया। जीशान, दिल रखता है मेरा, आर्मी मेरा इंतज़ार करती है। असल में आजकल के दौर में किसी के पास किसी को याद करने का वक्त नहीं, और ऐसी जगह जहाँ हर वक्त मुतबादिल मौजूद होते हैं तो किसी को क्या याद करेगी। मैं वापस आर्मी में नहीं जा सकता, मेडिकली अनफिट हूँ, वो नहीं लेंगे। और वैसे भी मेरा ख्वाब था जो पूरा हुआ है, जिसका हर जाना भी अदा कर लिया मैंने, इसीलिए अब मेरे पास इस ख्वाब को देने के लिए कुछ नहीं। ये ज़िंदगी जिसकी अमानत है, बस आगे उसी के साथ आम सी गुजारना चाहता हूँ। एक अच्छी सी नौकरी करना चाहता हूँ जहाँ सुबह को जाकर शाम को वापस आ सकूँ, जहाँ हर वक्त मौत का डर ना हो, जहाँ कुछ खोने का खौफ ना हो, जहाँ मेरे बच्चे मेरी राह तकते नाउम्मीद ना हो जाएं, मैं उनका बचपन ना मिस कर दूँ, जहाँ उन्हें मेरी शक्ल भूलने की ज़रूरत ना हो, जहाँ मैं हर वक्त हूँ जब जब उन्हें मेरी ज़रूरत हो। मैं बैठा करूँ, उनके साथ खेलूँ, तुम्हारी डांट से बचाऊँ, उन्हें बिगाड़ूँ। आप हमारे बच्चे को बिगाड़ेंगे हैदर? उसने खफा से लहजे में कहा तो वो हंस दिया। हा हा हा, थोड़ा सा। उसने हंसकर सर उसके कंधों पर रख दिया। बाकी सफ़र यूं ही एक दूसरे के आसिर निकल गया। अंधेरी रात को छाटकर अमेरिका में उनका इस्तकबाल एक उजाले दिन ने किया था। अमले की मदद से उसे व्हीलचेयर पर शिफ्ट करने के बाद वो बाहर आ गई थी, जहां वो इधर उधर तलाश कर अपना नाम ढूंढ रही थी कि एक हाथ में हैदर रज़ा के नाम का बोर्ड देख व्हीलचेयर को धकेलती वो उसी जानिब आ गई। हैदर रज़ा जी, मुझे डॉक्टर नदीम ने भेजा है आपको घर लाने के लिए। उन दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। घर मतलब हम तो होटल में रुकने वाले हैं, होटल ले चलें? नहीं, मुझे तो उन्होंने यही कहा है कि मैं आपको उनके घर ले जाऊं, आप चलें एक बार उनसे मिल लें। अज़बात में सर हिलाकर वो उसके पीछे चल दिए। गाड़ी न्यूयॉर्क की सड़कों पर को पार करती जा रही थी। रुबा इश्तियाक से बाहर देख रही थी और इशारों से कभी किसी तरफ इशारा करती कभी किसी तरफ, मगर हैदर को कोई जवाब ना पाकर उसने उसके जानिब देखा तो वो मुस्कुराकर सिर्फ उसे ही देख रहा था। वो खजल सी हो गई। क्या हुआ? उसके यूं अचानक सिमट कर बैठने पर वो परेशान हो गया था। वो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। मैं इसीलिए तो नहीं मुस्कुरा रहा था, मैं तो देखकर खुश था कि आप कितनी खुश हैं। घर पर तो बहुत कम ऐसे रिएक्ट करती हैं, आपका ये पहलू भी कितना खूबसूरत लगता है। उसने हैरत से हैदर को देखा। ये पहलू और कौन कौन से पहलू अच्छे लगते हैं आपको मेरे? इस सवाल पर वो चेहरा मोड़कर बाहर देखने लगा। ये गलत बात है हैदर, मैं आपके हर सवाल का जवाब देती हूँ मगर आप नहीं। मुँह बनाकर वो बाहर देखने लगी। जब कुछ देर बाद अपने हाथ में उसका हाथ महसूस हुआ, उसने हैरत से उसे देखा। बताऊंगा मगर अभी नहीं, आपके सारे सवाल याद हैं मुझे, हर एक का जवाब दूंगा मगर वक्त आने पर। गाड़ी मेन गेट से अंदर दरवाजे के बाहर रुकी तो नदीम और नाजी वहाँ पहले से ही मौजूद थे। नदीम का भेजा आदमी हैदर को व्हीलचेयर पर बैठाने के बाद सामान निकाल रहा था और रुबा उसे लेकर दरवाजे तक पहुंची, जहां वो दोनों मुस्कुराकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। उन दोनों ने एक साथ रुबा के जवाब देने के बाद वो हैदर की जानिब मुतवज्जे हुए। तो यस कूप, वेलकम टू अमेरिका। हैदर ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। उन्हें लेकर वो अंदर आ गए थे। ड्राइंग रूम में एक गहरी संजीदा सी खामोशी तारी हो गई थी। शाह दूर अपनी गाड़ी में उन्हें घूर कर देख रहा था। नदीम ने उसे पास आने का इशारा किया तो वो भाग गया, जिस पर हैदर और रुबा मुस्कुरा दिए। नाजी उनके लिए चाय लेकर आई थी, जो उसने पहले हैदर फिर रुबा को पकड़ाई। नदीम की जानिब मुड़ी तो उसने संजीदगी से हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया, जिस पर नाजी का चेहरा उतर गया था। और ये बात रुबा ने भी महसूस की थी, मगर फिर भी सर झटक गई। हैदर, ये मेरी वाइफ हैं नाजिया, और ये मेरा बेटा था शाहजमान। माशाल्लाह शाहजमान, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। इलाज कब से शुरू होगा मेरा? चाय का कप मेज़ पर रखते उसने हिचकिचाते हुए पूछ लिया, जिस पर नदीम के चेहरे की अजली संजीदगी वापस आ गई थी। हाँ, तुम्हारा ऑपरेशन तो ज़रूर होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हारे कुछ टेस्ट होंगे, MRI करवानी पड़ेगी, तुम्हारा कंप्लीट बॉडी चेकअप होगा। तुम्हारे ऑपरेशन में मेरी हेल्प के लिए एक और सीनियर डॉक्टर आ रहे हैं। एक बार उनसे तुम्हारा केस डिस्कस करना पड़ेगा। एक्चुअली तुम्हारी डिस्क डैमेज हुई है, तो हमें देखना पड़ेगा हम कितना रिकवर कर सकते हैं और इसमें रिस्क क्या है। तो शायद 1-2 माह तुम्हें रहना पड़े, क्योंकि हम तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा किए बगैर जाने नहीं देंगे, तो तुम्हें यहीं रहना होगा। तो यहाँ कोई जगह है ऐसी जो हमें रेंट पर मिल सके? नदीम ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब, आप लोग यहीं मेरे घर पर रहने वाले हैं? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। रुबा ने पहले हैदर को देखा, फिर नदीम को। हैदर ठीक कह रहे हैं नदीम भाई, इतनी देर हम आप लोगों को तंग नहीं करना चाहते। आप हमें कोई अपार्टमेंट रेंट पर दिलवा दें। रुबा, अम्मी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था और वो हैदर का ट्रीटमेंट था। हैदर का ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने अपने कितने केसेस पेंडिंग पर छोड़े हुए हैं। मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी है हैदर के ठीक होने की, ताकि मैं दूसरों को देख पाऊँ। ये मेरे पास रहेगा, उसकी
इम्प्रूवमेंट पर मेरी नज़र रहेगी, और जहाँ तक रही बात रेंट की, तो हैदर के ठीक होने के बाद वो सब मैं सोच समझ ले लूँगा, और बहस नहीं, तुम लोग यहीं रहोगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर अज़बात में सर हिला दिया। उसे पूरी बातचीत के दौरान नाजी बस मुस्कुराकर नदीम को ही देख रही थी। उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी, जिसे देखकर रुबा के चेहरे पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट आ गई थी। चाय नाश्ते के बाद वो बर्तन समेटने लगी तो रुबा भी उसका हाथ बटाने लगी। नदीम और हैदर की मुआशरती बातें उन्हें बोर कर रही थीं। वो दोनों किचन समेटने के बाद खाने की तैयारी में थीं। रुबा कब से हैदर को देख रही थी, जो हंस हंस कर नदीम से बातें कर रहा था। क्या हुआ था? नाजी के सवाल पर उसने हैदर को छोड़कर उसे देखना शुरू कर दिया। आर्मी में थे, मिशन के दौरान रीढ़ की हड्डी में गोली लगने की वजह से चल नहीं पाए। डॉक्टर्स ने भी इनकार कर दिया। नदीम कर लेंगे, इनके हाथ में बहुत शिफा है। आज तक इनका कोई केस नाकाम नहीं हुआ सिवाय एक के। वो शर्मिंदा सी होकर गर्दन झुका गई थी। रुबा को कुछ हैरत हुई, मगर फिर सर झटक दिया। शादी के कितने अरसे बाद हुआ था ये हादसा? उसके दूसरे सवाल पर रुबा को हैरत का झटका लगा, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। शादी से पहले हुआ था। इस बार हैरान होने की बारी नाजी की थी। फिर भी शादी कर ली? पसंद कर देती? लव मैरिज है? इस सवाल पर उसने गहरा सांस लेकर हैदर को देखा। मैं बनी हुई थी हैदर के साथ। मुझे सज़ा के तौर पर इनकी ज़िंदगी में शामिल किया गया था। उसने नज़र उठाकर नाजी को देखा, जिसके हाथ रुक चुके थे। उसने पढ़ा था इस रस्म के बारे में, ये भी कि पाकिस्तान सिंध में ये रस्म आज भी की जाती है, मगर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ अमेरिका में किसी ऐसे जोड़े को मिलेगी जो इस रस्म की भेंट चढ़ चुके होंगे। मगर वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गुइज, छुपी हुई रहमत। वो रस्म मेरे लिए वही साबित हुई, वरना शायद मैं इन्हें खो देती। अम्मी बहुत जिक्र करती हैं तुम्हारा, याद करती हैं तुम्हें। आसिया आंटी मेरे फरिश्ता हैं, उन्हीं की वजह से हैदर मेरी ज़िंदगी में है। मैं अपनी बेवकूफ़ी में छोड़ आई थी हैदर को। अब मैं उनकी हालत देखकर डर गई थी, कराची चली गई, जॉब शुरू कर दी। आंटी के पास भी पेइंग गेस्ट बनकर ही रही थी। फिर एक दिन मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। तब आंटी को मैंने सब कुछ बता दिया, तो उन्होंने मुझे समझाया, मुझे हैदर के पास वापस भेजा। आज उन्हीं की वजह से हम एक साथ हैं, और अब वो भी मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर रही हैं। नाज़ी गौर से उसकी बातें सुन रही थी कि कब छुरी आलू से फिसलकर उंगली कट गई, पता ही नहीं चला। एक बुलंद चीख उसके मुंह से निकली तो रुबा हड़बड़ाकर उसकी जानिब मुड़ी। हैदर और नदीम भी देखने लगे। क्या हुआ? कुछ नहीं नदीम भाई, नाज़ी भाभी के हाथ पर छुरी लग गई है। ध्यान से काम ना करने की तो कसम खा रखी है इसने। उसकी खपकी पर हैदर और रुबा दोनों ने उसे देखते रह गए थे। नाज़ी हाथ संभालते किचन में चली गई। काउंटर पर झुकी टैप के नीचे हाथ किए वो बेआवाज़ रो रही थी। नदीम झुककर हैदर के पाँव से जूते निकालने लगा तो वो घबरा गया। डॉक्टर, ये क्यों कर रहे हैं? नदीम ने खफा से उसे देखा। हैदर, मैं डॉक्टर हूँ और तुम पेशेंट। ये काम है मेरा, फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता से उसका जूता उतार कर उसकी जांच की। रुबा कह रही थी, तुम्हें पैरों में दर्द महसूस हुआ था? जिस पर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नदीम ने हैरत से उसे देखा। मतलब? रोज़ जब मालिश करती थी, सुइयाँ चुबो कर देखती थी। जब मुझे कुछ भी महसूस ना होता तो उदास हो जाती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उस दिन ऐसे ही कह दिया कि दर्द हुआ था। उसी दिन वो बहुत खुश थी। हाँ, उसकी आवाज़ में महसूस हो रही थी। चलो खैर, कोई बात नहीं, कल तुम्हारे टेस्ट करवाते हैं, देखते हैं। अभी तक आराम करो और मुझे हॉस्पिटल जाना है, कल मिलते हैं। उससे मिलकर वो बाहर चला गया था। हैदर देख सकता था, शाह खेलते खेलते भी उसे ही देख रहा था। उसे बचपन से ही बच्चे बहुत पसंद थे। यशमान के लाड भी वो इसीलिए उठाता था। चचा के खिलाफ जाकर उसने उसे फ़ोन लेकर दिया, बाइक लेकर दी, और इस बार उसे लैपटॉप गिफ्ट करना था, मगर इससे पहले ही वो चला गया। भाइयों को धकेलता वो शाह के पास पहुंचा तो बिल्कुल साकन उसे देखने लगा। हैदर ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम शाहजमान, मैं हैदर हूँ। वो अभी भी उसे घूर जा रहा था। मेरे दोस्त बनोगे? मगर वो व्हीलचेयर को हाथ लगा रहा था। ये गाड़ी आपकी है? उसकी बात पर वो हंस दिया। जी, ये गाड़ी मेरी है। मेरी तो ऐसी नहीं है। इस पर बैठने के लिए बड़ा होना पड़ता है, और मैं भी बड़ा होकर इसी पर बैठूंगा। हैदर ने तड़प कर उसे अपने जानिब खींचा। अल्लाह ना करे आप कभी इस पर बैठो, ये अच्छी गाड़ी नहीं है, आपकी वाली ज़्यादा अच्छी है। हैदर ने उसे उठाकर गोद में बिठाया और वो बैठ भी गया। पापा लाए थे, पर अब पापा नहीं लाते और गुस्से में रहते हैं। मामा को भी डांटते रहते हैं। मैंने मामा को रोते देखा है। हैदर को हैरत हुई थी, लेकिन उसकी बातें सुनी जाना भी उसे मुनासिब नहीं लगा था, इसीलिए उसे भी मना कर दिया। ऐसी बातें नहीं करते, चलो मैं आपके साथ खेलूं। वो कूद कर उतरा। फुटबॉल खेलें? हैदर ने मुंह बसोरकर उसे देखा। मुझसे नहीं खेला जाएगा। ड्राइंग बनाएं? मैं भी बनाता हूँ। उस पर उसकी आंखें चमक गई थीं। हाँ, मेरे पास इतने सारे कलर्स हैं, पापा लाए थे, चले मैं दिखाता हूँ। उसने हैदर की उंगली पकड़ी तो उसने भी पहिए आगे की जानिब धकेल दिए। रुबा
आप अपना सामान सेट कर लें और किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बता दीजिएगा और आप आराम कर लें। उसने मुस्कुराकर असबात में सर हिलाया और सामान रखने लगी। नाजी भी उसकी मदद कर रही थी। जब उसके बैग से फ़ोटोज़ गिरी, वो पूरी फैमिली की थी और दूसरी रुबा की फैमिली की। ये कौन कौन है? अलमारी में कपड़े रखते उसने मुड़ कर देखा। ये मेरी फैमिली है, ये अम्मी, ये मेरी बहन ज़ेबा और ये बख्तू मेरा भाई। आप अपनी फैमिली से मिलती हैं? मतलब मुझे इस रस्म के बारे में जितना पता है, लड़की का ताल्लुक़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा भी नहीं होता, कुछ फैमिलीज़ अच्छी होती हैं, जैसे हैदर की फैमिली। उन्होंने ना सिर्फ बख्तावर को माफ़ किया, मुझे भी कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाया। हैदर की वजह में मैं नहीं जाती घर, हैदर की वजह से मैं घर नहीं जाती और वो इस बात पर वो खफा भी रहते हैं। वैसे वो हैं कहाँ? बाहर तो नहीं हैं। नाजी ने भी नफ़ी में सर हिलाया। सामान वहीं छोड़कर वो बाहर आ गई, ड्राइंग रूम से नदीम के कमरे तक और फिर नाजी का अपना कमरा, मगर वो दोनों वहाँ भी नहीं थे। शाह भी नहीं हैं, दोनों एक साथ तो नहीं? रुबा ने परेशानी से इधर उधर देखा, फिर आखिरी कमरे की उम्मीद से खोला तो सामने बेड पर गठरी बना शाह सो रहा था और हैदर उसके पास से पेपर इकट्ठे कर रहा था। फिर उसे पर ब्लैंकेट दी, कलर्स उठाकर दराज में रखे तो दोनों पर नज़रें पड़ीं जिन पर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने नाजी को देखकर नज़रें झुका ली, फिर रुबा से मुखातिब हो गया। वो ये मुझे ड्राइंग करके दिखा रहा था, फिर खेलते खेलते ही सो गया। इसे आप अच्छे लगे हैं, वरना शाह हर किसी से यूँ नहीं मिलता। बहुत छुई मुई सी शख्सियत है इसकी। हैदर ने मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरा। बहुत प्यारा है, पहले मुझे भी देख रहा था, फिर दोस्त बन गया। अभी कल इसने मुझे फ़ुटबॉल खेल कर दिखाना है। नाजी हंसकर वहाँ से चली गई थी। हैदर अभी भी हाथ की पुश से शाह के चेहरे को छू रहा था। हैदर, उसकी आंखों की नमी देखकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। यशमान भी ऐसा ही था, बहुत प्यारा। हर वक्त भाई मेरे लिए ये लाना, भाई मेरे स्कूल में फ़ंक्शन है, मैं आपका यूनिफॉर्म पहन जाऊँ, भाई मेरे साथ मरी चलें। उसकी लड़खड़ाती आवाज़ को महसूस करके रुबा ने उसे खुद में समेट लिया था। वो क्यों चला गया? क्यों इतनी कम सांसें क्यों लाया था? उसके गर्दन में चेहरा छुपाए वो रो रहा था। रुबा भी खुद पर जब्त करे बैठी थी। आज फिर शर्मिंदगी हो रही थी। आई एम सॉरी हैदर, आई एम रियली सॉरी। बख्तू की एक गलती की वजह से सब तबाह हो गया। उसकी बात पर वो मज़ीद उसमें समेट गया, उसे खुद में भींच लिया। गेस्ट रूम में लाने के बाद रुबा ने ही उसकी फ़्रेश होने में मदद की थी। इस बात के लिए वो खुद को तैयार करके लाई थी। अब हैदर उसे शर्मिंदा नहीं होता था क्योंकि यहाँ वो रुबा को खुद लाया था। हर पहलू पर सोचने के बाद, वरना वो किसी मर्द के साथ आता, मगर यहाँ नदीम था जिसके वो लोग जिम्मेदारी थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो ये नाजी ने साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा किया जो हुलिये से वार्ड बॉय लग रहा था। डॉक्टर नदीम ने मुझे भेजा है हैदर रज़ा के काम के लिए, उनका नर्स ही समझ लें। इन दोनों ने हैरत से उसे देखा। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था वो डॉक्टर जो किसी की बात मतलब किए बगैर नहीं सुनता, वो उन्हें इतना प्रोटोकॉल देगा। नर्स को उसके पास छोड़कर वो नाजी के साथ बाहर आ गई थी। खाना तैयार था मगर खाने वाले सिर्फ 3 लोग मेज़ पर बैठे। अचानक रुबा के सवाल ने नाजी को हैरान कर दिया। आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? रुबा ने ये सवाल उसे गहरी सोच में मुब्तला कर गया था। उसके जवाब में असबात में सर हिलाकर वो दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गई। खाने के बाद वो कमरे में आई तो वो खिड़की के पार का मंजर देख रहा था। बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, धूप में चमकते उनके शीशे, आसमान पर परिंदे का कोई निशान नहीं था। वो बेजारी से सब कुछ देख रहा था कि अचानक खिड़की के शीशे में रुबा का अक्स देखा। व्हीलचेयर घुमाई, लेकिन इस बात से ना आशना कि वो ज़्यादा करीब है। व्हीलचेयर के घुमाते ही टायर की जद में उसके पैर की उंगलियां आ गई थी। आह! पैर पकड़ती वो रुकू के बल झुकी तो वो घबरा गया। उसने हिम्मत करके व्हीलचेयर पीछे की, जिस पर टायर के नीचे आया अंगूठा बाहर निकला, जिसे देखकर हैदर का मुंह खुला रह गया था। सॉरी सॉरी। उसका पाँव देखने के लिए वो झुका तो उसने रोक दिया। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक हो? आपके चेहरे से साफ लग रहा है कि दर्द हो रहा है। दिखाएं मुझे। उसे बेड पर बिठाकर उसका पाँव अपनी गोद में रखा, नरमी से अंगूठे को सहलाया। वो कुछ घबरा सी गई थी। अपने पैर पर रेंगती उसकी उंगलियों को महसूस करके उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। चेहरे पर भी हया का रंग था। आहिस्ता से उसके हाथ से अपना पैर निकाला और दुपट्टा सीधा करती उठ गई। मैं अभी आई। मगर हैदर ने उसे खींचकर फिर बेड पर बिठा दिया। जब से आई हैं एक बार भी ठीक से नहीं बैठी। मैं सो गया था, इसका मतलब ये नहीं मुझे पता नहीं चला कि आप सोई नहीं हैं। चलें आराम करें। उसकी ज़िद के आगे उसने हथियार डाल दिए थे। अपने हाथों से उसे ब्लैंकेट ओढ़ाने के बाद मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। इतना मत थकाया करें खुद को। अंगूठा उसके माथे पर रख कर करते उसकी आंखें बंद करने से इशारा कर रहा था और वो दीवानों की तरह उसे देख रही थी। आई लव यू। हैदर के चेहरे पर दिलकश सी मुस्कुराहट आ गई थी।
उसके कहने पर उसे थोड़ा बुरा लगा था, पर सर झटक कर आंखें बंद कर गई। नींद तो पहले से ही बोझल थी। काफ़ी देर उसके बालों में यूं ही उंगलियां चलाते वो उसे देखता रहा। फिर जब एहसास हुआ कि वो सो गई है तो ब्लैंकेट ठीक करके मुड़ने लगा था। साइड टेबल पर मौजूद उसका पर्स गिर गया। चंद सामान के साथ एक डायरी भी गिरी थी। मुश्किल से झुककर वो सामान उठा रही थी। डायरी उठाकर रखना चाहिए तो खुले वर्क ने हाथ वहीं साकिन कर दिए थे। 12 जनवरी 2023। ये तो उन दोनों के निकाह से एक दिन पहले की तारीख थी। नज़रें नीचे तहरीर पर पड़ी। ज़िंदगी अजीब दोराहे पर ले आई है। ना जाने कल जिरगे मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला करेगा। मगर उससे आगे वो नज़रें फेर गया। ये गलत है, किसी की डायरी यूं पढ़ना बुरी बात है। डायरी समेट कर उसके पर्स में रखनी चाहिए। फिर हाथ रुक गए। वो जानना चाहता था निकाह से पहले उसके दिल में क्या चल रहा था, मगर ये उसकी पर्सनल डायरी है। फिर उस रिश्ते में क्या ज़ाती डायरी हाथ में पकड़कर बालकनी के करीब आया। एक नज़र उसे देखा, फिर बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया। गहरा सांस लेकर डायरी खोली। 20 नवंबर 2022। आज एक हादसा हो गया। किसी लड़के की किताबें गलती से आईं और वो चीखता रह गया था, मगर वो नज़रों में अंदाज। ये पूरी पुरानी स्टोरी है। 21 नवंबर 2022। कर दी किताबें वापस कर दी। आज उसने बहुत बात करने की कोशिश की, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मगर ना जाने क्यों मुझे उस लड़के से खुद खौफ आने लगा है, क्योंकि वो आम लड़कों की तरह हंसकर बात नहीं करता, संजीदगी से बात करता है। और जो मर्द किसी औरत से संजीदगी से बात करें वो आवारा कैसे हो सकते हैं। मगर मुझे क्या, मैं तो चाहती हूँ वो दोबारा कभी ना मिले। उसके माथे पर बल आ गए थे। कौन हो सकता है वो लड़का। उसी सोच के तहत उसने अगला सफ़ा खोल दिया। 4 दिसंबर 2022। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों वो बार बार टकराता है मुझसे। और आज तो इतनी इंसल्ट भी की मेरी, और मेरी दोस्तें भी मुझे ही गलत कह रही थी। 15 दिसंबर 2023। वो कहता है उसे मुझ में दिलचस्पी है। वो क्यों मुझे हर जगह मिल जाता है, क्यों उसकी और मेरी सोच इतनी मिलती है। अब तो मुझे भी उसमें दिलचस्पी होने लगी है। ना चाहते हुए भी वो मेरी सोच पर आ ही जाता है। वो प्यारा है, किसी को भी अपनी तरफ खींचने की कशिश रखता है। आज बातों में उसने अपने एक दोस्त का भी जिक्र किया था, शायद बेस्ट फ्रेंड है उसका। चलो बेस्ट फ्रेंड भी आ गया स्टोरी में। एक लम्हे को डायरी बंद करके वो शीशे से रुबा को देखा, जो अभी तक सो रही थी। फिर खोल ली। 29 दिसंबर 2022। आज तो बाल बाल बची, वरना सारी रात जेल में गुजारनी पड़ती अगर मेजर ज़ीशान ना होता। हाँ, यही नाम है उसका। हैदर के हाथ कांप गए थे। अगर आज ज़ीशान ना होता तो शायद मेरी इज्जत भी जाती, मगर शुक्र है वो पहले ही पुलिस स्टेशन में थे। क्या डांटा उन्होंने, क्यों पुलिस ऑफिसर को क्या कहा था। हाँ, अगर अब इस लड़की को नज़र उठाकर देखा तो आपको उठाने पूरी बुलेटिन आएगी। हानिया सही कहती है, मुझे ज़ीशान को एक मौका देना चाहिए, मगर अभी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। उसके दिल में एक टीसी उठी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वर्क पलटने की। वो कितनी खुश थी। ज़ीशान मुझसे पहले उसकी ज़िंदगी में आया था। वो उसके काबिल था। बोझल दिल के साथ उसने डायरी दोबारा खोली। 4 जनवरी 2023। आज हमारे बीच का आखिरी दिन है। यूनी में आज मैं गांव वापस जा रही हूँ। ज़ीशान आया था कुछ कहने। उसने एक लेटर पकड़ा गया। मैंने उसे खोला नहीं। घर जाकर सुकून से बैठकर पढ़ूंगी कि कहना क्या चाहते हैं। वैसे तो मुझे पता है इसमें क्या होगा, मगर अभी हिम्मत नहीं हो रही है दूसरी लड़कियों के सामने उसे खोलने की। उससे आगे वो पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उससे आगे एक दर्द की लाजवाल दास्तान शुरू हो जानी थी। सब ख़त्म होने वाला था। ना चाहते हुए भी उसकी खुशियों को लगती आग का सोचकर आंखों के खारा पानी छोड़ दिया। उसने गुस्से से डायरी बंद की। तेज़ तेज़ व्हीलचेयर अंदर की जानिब भगाई। उसके चेहरे को एक नज़र देखा, डायरी दराज में रखी और नम आंखों से उसे देखा। आई एम सॉरी रुबा, मैंने तुम्हारी हर खुशी बर्बाद कर दी। मेरा सारा बोझ तुम पर आ गया। आई एम सॉरी। तुम और ज़ीशान एक दूसरे के लिए बहुत बेहतरीन थे। मैं तो ऐसे ही आ गया बीच में। मुझे मर जाना चाहिए। अगर मैं ठीक नहीं हुआ ना तो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। छोड़ दूंगा तुम्हें। मैं ज़ीशान से कह दूंगा इंतज़ार करें, लेकिन अगर मैं ठीक हो गया तो तुम्हें अब इतनी खुशियाँ दूंगा, इतनी कि तुम्हें समेटने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार करती हो। मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे मेरे ही अल्फाज खोखले लगते हैं। सिर्फ ज़बान से कह देना हाँ करता है काफ़ी थोड़ी होता है। जितना तुम मेरे लिए करती हो उसका तो 1% भी अदा नहीं कर पाता है। इसीलिए इजहार करके तुम्हें खुद से बांधना नहीं चाहता। आखिर उम्मीद यही ऑपरेशन है। अगर कामयाब हो गया तो ठीक, वरना मेरी मोहब्बत में दफना कर छोड़ दूंगा तुम्हें। मोहब्बत में दफना कर छोड़ दूंगा तुम्हें। मैं नहीं जानता तुम क्यों लौट कर आ गई, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ये तुम्हारा सबसे बड़ा खसारा था। उसके हाथ को लबों से लगाकर फिर दिल के मुकाम पर रख लिया। हैदर ने डायरी आधी पढ़ी। आगे पढ़ना तो शायद जान पाता कि खसारों की खुशामदीद कहकर आई थी वो।
शाम को कहीं जाकर उसकी आंख खुली थी। अंगड़ाई लेती उसने आंखें खोली तो वो अभी खिड़की से ढलते सूरज को देख रहा था। रुबा ने पुरसुकून मुस्कुराहट से उसके जानिब कदम बढ़ाए। तो यहाँ भी आपने ऐसी जगह ढूंढ ही ली है। रुबा की आवाज़ सुनकर उसने हाथ चेहरे पर फेर कर खुद को कंपोज किया। रुबा ने व्हीलचेयर घुमाकर उसका रुख अपनी जानिब किया। अभी वो बात करती उसके चेहरे को देखकर हैरान रह गई। आंखों में सुर्खी उदासी चेहरा। हैदर, क्या हुआ है आपको? उसने मसनूई मुस्कुराहट से उसको देखा। कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही, बस सूफियान और चचा की याद आ गई थी। अभी इस वक्त सूफियान मुझे बातें सुना रहा होता ना, इसीलिए। रुबा ने प्यार से उसके बाल संवारे। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई ना। तो हैदर ने एकदम उसका हाथ झटक दिया। मैं बच्चा नहीं हूँ रुबा, मैं ठीक हूँ। बालों में हाथ फेरे कर वो बाहर देखने लगा। रुबा चंद लम्हे हैरत से उसे देखती रही। फिर उसकी नज़र साइड टेबल पर अपने बैग पर पड़ी। कुछ सोचते हुए उसे अंदर देखा तो डायरी नहीं थी। उसने इधर उधर देखा मगर वो नज़र नहीं आई। फिर दराज खोला तो वो सामने ही पड़ी थी। उसने गहरा सांस लिया। हैदर हर चीज़ संभाल कर रखने का आदी था। डायरी निकाल कर वर्क गिरदानी की। कहाँ तक पढ़ी? उसके सवाल पर उसने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? डायरी कहाँ तक पढ़ी? चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो उससे सवाल कर रही थी और वो शर्मिंदा सा हो रहा था। आई एम सॉरी रुबा, मेरी वजह से तुम्हारा और ज़ीशान का रिलेशनशिप ख़राब ना होता। काश तुम वो लेटर वहीं खोल कर पढ़ लेती और जवाब दे देती। तो डायरी हाथों में थामे वो पंजों के बल उसके पास बैठी, डायरी उसके हाथों में रखी। मुझे शिकायत रही है हैदर कि आप चीज़ें अधूरी छोड़ देते हैं, लेकिन इल्तजा कर रही हूँ इसे अधूरा मत छोड़िए प्लीज़। कुछ सवाल इसीलिए भी रह जाते हैं कि हम उनके जवाब तलाश करना छोड़ देते हैं। अपने सवाल के जवाब ढूंढते खुद को उलझाए मत। डायरी उसके पकड़ाकर वो बाहर चली गई थी। वो कितनी ही देर डायरी को देखता रहा, फिर बाहर से रोने की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। सामने ही रुबा और नाजी शाह को गोद में बिठाए चुप करवा रही थीं। तेज़ पहिए घुमाता वो उन तक पहुंचा तो उसे देखकर नाजी ने शाह का चेहरा ऊपर उठाया। ये देखो, आपका फ्रेंड आ गया। वो कहीं भी नहीं गया। शुक्र है हैदर, आप आ गए। मैं बुलाने ही जा रही थी। अभी सोकर उठा है, आपको ढूंढ रहा है। उसने प्यार से उसे अपनी जानिब खींचा। अरे मैं तो इधर ही था, आप क्यों रो रहे हैं? उसे गोद में बिठाकर उसका चेहरा साफ किया। आप कहाँ थे? मुझे लगा पापा ने आपको भी डांट कर भगा दिया, जैसे मम्मा को डांटते हैं। उसकी बात पर नाजी चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर शर्मिंदा से वहाँ से उठ गई। हैदर और रुबा को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो इस सिचुएशन की डील कैसे करें। तभी शाह ने हैदर का चेहरा हाथों में थामा। फ्रेंड, मेरी टीचर नहीं आई, आज हम पढ़ाई करें। नाजी उनके लिए शाम की चाय लाई थी। टीचर नहीं आई मतलब आप स्कूल नहीं जाते? नहीं, नदीम ने कहा है कि नर्सरी प्रेप हम इसे घर पर ही पढ़ाएंगे और क्लास 1 में इसका एडमिशन करवाएंगे। एक्चुअली वो बहुत प्यार करते हैं, इसलिए नहीं लगता कि जब कोई उसे डांटे, इसीलिए। प्यार क्या होता है? शाह के मासूम सवाल पर उन तीनों ने मुस्कुराकर उसे देखा। हैदर ने उसके गाल खींचे। प्यार होता है ख्याल रखना, जैसे आपकी मामा और बाबा आपका ख्याल रखते हैं। आपके खाने का, खेलने का, आपको चोट ना लग जाए, आपके साथ खेलते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, हंसते हैं, ये प्यार होता है। बाबा तो मामा का ख्याल नहीं करते। शाह, नाजी की रोक कर आवाज़ पर वो शाह समेत वो भी घबरा गए थे। बहुत बोलने लगे हो आप, इधर आइए। उसने नरमी से उसे हैदर की गोद से उतारा। आप दोनों चाय पिए, मैं इसे कुछ खिला दूँ। उसे लेकर वो चली गई थी। हैदर भी गहरी सोच में गर्क हो गया था। क्या हुआ हैदर? नहीं होना चाहिए, निजी मसाइल का असर बच्चों पर नहीं होना चाहिए। कच्चे जहनों में कब कौन सी बात पक्की हो जाए पता नहीं चलता। वो बहुत छोटा है। डॉक्टर नदीम और उनकी वाइफ की जो भी इश्यूज़ हैं, यूँ बच्चे के सामने नहीं होने चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत सी तादाद ऐसे बच्चों की है जो अपने माँ बाप के झगड़ों से फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान रहते हैं, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते। घरेलू माहौल बच्चों के जहन पर गहरा असर रखती है। लड़ाई झगड़े से घर का माहौल हमेशा एक मुतासिर होता है और तंग नज़र दिमाग बनता है। जिसने जो बचपन से देखा हो उसे लगता है यही सच है और बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। रुबा ने परेशानी से डाइनिंग टेबल पर बैठी नाजी को देखा, जो चम्मच शाह की तरफ बढ़ाए उसके हाथों में काबू में लिए खिलाने की कोशिश कर रही थी। नदीम से मुलाकात उनकी रात के खाने पर हुई थी। वो सब लोग डाइनिंग पर बैठे थे। रुबा और नाजी सर्व कर रही थी। नाजी ने उसे कितनी बार कहा था कि तुम रहने दो। नहीं, अब तो एक लंबे वक्त के लिए यही हैं, फारिग बैठकर मोटी नहीं होना। हैदर, तुम्हें सुबह 8 बजे हॉस्पिटल आना है। मुझे पहले जाना पड़ेगा, मगर तुम्हें निक, वो तुम्हारा नर्स, वो तुम्हें ले आएगा। वहाँ रुबा, आप हैदर की सारी मेडिकल हिस्ट्री लेकर आए हैं ना? जिस पर उसने इस बात में सर हिला दिया। वो फिर हैदर के मुखातिब हो गया। वहाँ हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए तो रुबा को रहने देते हैं। खाना खाते उसने चोर नज़रों से हैदर को देखा, जो परेशान हो गया था। रुबा भी बेचैनी से उन्हें देख रही थी।
नदीम ने फिर सवाली निगाहों से हैदर को देखा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नदीम का जानदार कहकहा पूरे घर में गूंज गया था। रुबा खजल सी होकर उठ गई थी। नाजी भी हंसती किचन में चली गई थी। वहाँ मेरे अलावा और भी डॉक्टर्स होंगे, तुम्हारे टेस्ट होंगे, वो तुमसे सवाल भी करेंगे। तुम घबराना मत, उनके सवालों का अच्छे से जवाब देना। बहुत मुश्किल से टीम शेड्यूल से हटकर मानी है। समझाने के अंदाज में उसने इस में सर हिलाया। नदीम भाई काफ़ी खुश मिजाज हैं। रुबा के सवाल पर नाजी ने मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ, अभी तो बहुत कम हो गए हैं। कॉलेज में इतना शुगल लगाते थे कि हर वक्त कोई नई शरारत, कोई नया ड्रामा। हमारे कॉलेज में एक लड़का था, उसका रंग बहुत गहरा था। नदीम पूरा 1 महीना उससे लड़की बनकर बात करते रहे थे और दोस्ती के नाम पर उनसे जो ट्रीट लेते वो अलग। वो जब भी मना करता उसे कहते तुम्हें शैला की कसम। अब उस बेचारे को क्या पता था कि शैला और नदीम एक ही है। और जब उसे पता चला था, जूता पकड़ कर वो पीछे और नदीम पूरे कॉलेज में भाग रहे थे। वही पहली दफ़ा मिली थी मैं नदीम से। अब तो बहुत कम हो गए हैं, काम की वजह से बहुत बिजी रहते हैं और शायद गुस्सा भी। रुबा की बात पर उसका हाथ वहीं रुक गया था। मसनूई मुस्कुराहट से उसने रुबा को देखा। आप शाह की बातों पर गौर ना किया करें, वो तो बच्चा है, मसाइल तो हर घर में होते हैं ना। बाउल उठाकर वो बाहर चली गई। पीछे रुबा ने माथे पर हाथ मारा। फटे मुँह तेरा रुबा, पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी। शाह खाने के दौरान भी अपनी मीठी आवाज़ में हैदर से बातें कर रहा था। गोल मटोल चेहरा, बड़े बाल जिन्हें वो बार बार माथे से पीछे कर रहा था। नदीम हैरत से हैदर को और उसकी बातें सुन रहे थे। हैरत ये तो कभी किसी से साथ इतना घुल मिलता नहीं था, लेकिन मुझसे तो मिल गया है। क्यों शाह? उसने पंजा बनाकर शाह की तरफ किया तो उसने भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया, जिस पर नदीम को हैरत अंगेज़ खुशी हुई थी। शाह मेरे साथ भी। एक नज़र नदीम को देखकर वो फिर प्लेट को देखने लगा। नदीम को ये बात महसूस तो हुई, मगर उसने सर झटक दिया। उसका मूड नहीं होगा। हैदर और रुबा अपने कमरे में चले गए थे। उन्हें घर बात करनी थी। नाजी शाह को सुलाने के बाद कॉफ़ी का मग ली नदीम के कमरे में आई तो उसे देखकर उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया था। नदीम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। लैपटॉप से नज़र बिना हटाए उसने जवाब दिया था। नदीम, आपका जो रवैया मेरे साथ है वो अब इतना बेवकूफ़ मत समझो कि हैदर और रुबा के सामने मैं तुम्हें कुछ कहूँगा। इतनी अकल है, अब तुम जा सकती हो, मुझे काम है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं तो कहा ना जाओ, समझ नहीं आई? उसने दबी हुई गुस्से में उसे कहा। वो घबरा कर चली गई थी। मैं तो कहना चाहती थी कि आपका रवैया अब शाह भी महसूस करने लगा है और वो हैदर से इस बारे में बात करता है। नदीम, आपका बेटा दूर हो रहा है आपसे। घर पर बात करने के बाद रुबा ने उसे बेड पर लिटा दिया था और ख़ुद वो सोफ़े की जानिब चल दी। कहाँ? बालों का जूड़ा खोलते उसने पलट कर देखा। सोने। वहाँ क्यों? यहाँ क्यों नहीं? सोफ़े पर सुकून से बैठकर उसने उसे देखा। कहा ना, उस दिन आऊँगी जिस दिन आप खुद लेकर जाएंगे। हैदर ने गहरा सांस लेकर उसे देखा था। दोपहर में तो वो सो गई थी, तब आप थोड़ी दूसरी साइड पर लेटे थे। रुबा प्लीज़ आ जाए यहाँ। मगर वो उसे प्यार से देखती कंफर्टर ओढ़कर लेट गई। रुबा उसके 2 बार बुलाने पर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो चुप कर गया था। फिर एक ख्याल के तहत उसने लैंप ऑन किया और डायरी निकाल ली। एक नज़र उसे देखा जो मुंह तक कंबल ओढ़े सो रही थी। फिर डायरी खोली। रुबा ने थोड़ा सा कंबल नीचे करके देखा तो मुस्कुरा दी। ढूंढ लें हैदर अपने सवालों के जवाब, वो सवाल जो आप मुझसे पूछ नहीं पाते। अपना हर राज उसके हवाले करके वो सो गई। उसने पलटकर दोबारा से देख कर रहा था। फिर 9 जनवरी 2023 की तारीख पर हाथ रुक गए। ये क्या हो गया? ज़िंदगी ने कैसा मोड़ ले लिया? मेरा छोटा भाई कातिल कैसे हो सकता है? और कत्ल भी किसी आम का नहीं किया, ज़मींदारों के बेटे का हुआ है, जिनसे एक बार अब्बा जी उलझ चुके हैं। अब्बा ने भी ज़मींदार आशिर से मुठभेड़ की थी, तब उन्होंने अब्बू को कुछ दिन जेल में रखा था। अब पता नहीं अपने बेटे का कत्ल पर बख्तू के साथ क्या करेंगे। ज़ेबू और अम्मी का रो रो कर बुरा हाल है। ज़ेबू कह रही है कि अगर उन्होंने वनी मांग ली तो हम क्या करेंगे। मुझे खुद बहुत डर लग रहा है। उसने तरस की निगाहों से रुबा को देखा जो अब गहरी सांस लिए रही थी। फिर पेज पलटा। 10 जनवरी 2023। आज यजमान के कत्ल को दूसरा रोज़ है। बड़ी हवेली से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, ना ही पुलिस आई। पता नहीं उनके दिल में क्या चल रहा है। मेरे तो रातों की नींद ही उड़ गई है। सोचा था घर जाकर ज़ीशान का ख़त पढ़ूंगी, अम्मी से बात करूंगी, मगर यहाँ तो मोहब्बत ही दाव पर लग गई है। अगर फैसला वनिक में हुआ तो मैं किसी सूरत ज़ेबू पर उंगली नहीं आने दे सकती। वो तो बच्ची है ना, उसके साथ कैसा सलूक हो मैं तो बर्दाश्त कर लूँगी, मगर उसका दुख
शायद नहीं, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि वो ख़त जला दूंगी। जिरगे के फैसले के बाद उसे एक बार फिर शर्मिंदगी ने आन घेरा था। 11 जनवरी 2023 कल रात अचानक आंख लग गई। एक अजीब ख्वाब देखा। व्हील चेयर पर बैठा इंसान मुझे उसके पैरों में डाल दिया गया। क्या मुझे किसी की गुलामी में दे दिया जाएगा? अगर हैदर ठीक होता तो कोई शक नहीं था, वो इस वक्त हैरत से उठ बैठता। उसकी शक्ल तो नहीं देख पाई, लेकिन उसके हाथ पैर ज़रूर देखे थे। ना जाने कौन होगा और वो मुझे क्यों दिखाया गया, वो भी उन दिनों। उसने हैरत से रुबा को देखा। वर्क पलटा। 12 जनवरी 2023 ज़िंदगी अजीब दोराहे पर ले आई है। ना जाने कल जिरगे में मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला करे, मगर मैं इतना जानती हूँ कि अगर कल फैसला वनी का हुआ तो बहुत कुछ बच जाएगा। इसीलिए खामोशी से सर खम कर दूँगी। उसने बेचैनी से वर्क पलटा, मगर आगे पन्ने खाली थे। बहुत सारे वर्क खाली थे। फिर तकरीबन चंद सफ़ों बाद एक और तारीख नज़र आई, 2 जून। ये क्या हो रहा है? 3 महीने पहले मैं जिस हैदर रज़ा के साथ वनी हुई थी, जिस मैं ये कहकर छोड़ आई थी कि मैं सारी ज़िंदगी एक अपाहिज की ग़ुलाम नहीं बन सकती, उसके सराब क्यों होने लगे हैं? क्यों उनका वो आखिरी बार का चेहरा मेरी नज़रों में घूमता? जितने भी सर झटकने की कोशिश करूँ वो मेरी जहन में ही आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह ताला भी कोई जवाब नहीं देते। क्या मैं कोई गुनाह कर आई हूँ जो मुझे सुकून लेने नहीं दे रहा? क्या मैंने हैदर को छोड़कर कोई गलती कर दी है? मगर मैं तो इसीलिए छोड़ आई थी कि वो मुझे बहुत शर्मिंदा होते हैं और उनको शर्मिंदा की निजात दिलाने के लिए मुझे जाना मुनासिब लगा। और कहते कहते अगर फ़ैसला करो और वो सही लगे तो उसकी सफाइयाँ मत दो, और अगर गलत लगे तो देखो कहाँ गलत है। तो मैं अपने किए के सफाइयाँ भी नहीं दी, खुद ही दे रही हूँ, जो किसी तौर भी मुझे तसल्ली बख्श नहीं लग रही है। तो क्या मेरा फ़ैसला गलत है? लेकिन कहाँ से? इस सवाल का जवाब तो वो भी जानना चाहता था। एक अपाहिज के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करने का फ़ैसला कैसा और कहाँ गलत था? उसने सफ़ा पलट पर कितनी ही वर्कों के बाद एक तहरीर दिखाई दी जिस पर कोई तारीख नहीं थी। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए कि मेरा फ़ैसला कहाँ गलत था। आसिया आंटी ने सब बता दिया, और ये भी कि मुझे उसे सही कैसे करना है। इसीलिए मैंने वापस जाने का फ़ैसला किया है, और मैं आज वापस जा रही हूँ हमेशा के लिए हैदर के पास, अपने हैदर के पास जो मेरे हैं, जिन्हें खुदा ने मेरे लिए चुना है। मैंने गुनाह किया था उन्हें छोड़कर, इसीलिए दिल बेचैन था। और आज जब उसने दोबारा मिलने की बात आई तो कैसे ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। लेकिन इससे राहत मिल गई है। हैदर जो मिल जाएंगे। उससे आगे की तहरीर आई जिनमें उसने अपने एहसासात लिखे थे, हैदर के बारे में दुआएं लिखी थी, उसके साथ गुजारा हर खूबसूरत पल लिखा था। आखिरी तहरीर के बाद उसने डायरी बेचैनी से बंद की। ये तो लिखा ही नहीं, वो फ़ैसला गलत कैसे था? यही तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है। उसने परेशानी से रुबा को देखा। अब ये तो वो खुद ही बता सकती थी कि फ़ैसला गलत कैसे था। हैदर खिड़की से उनकी सुबह को देख रहा था। आज वो एक नई ज़िंदगी की तरफ पहला कदम उठाने जा रहा था। उससे ज़्यादा परेशान वो अपने सवाल के लिए था। उसकी हालत को समझते रुबा उसका नाश्ता कमरे में ही ले आई थी। चेयर उसके व्हील चेयर के करीब रखने के बाद लुकमा बनाकर उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे उसने चुपचाप खा लिया। उसकी मासूमियत और खामोशी देखकर रुबा के चेहरे पर एक पुरसुकून सी मुस्कुराहट आ गई थी। जवाब मिले हैदर? हैदर ने बेतासुर नज़रों से उसे देखा और नफ़ी में सर हिला दिया। रुबा ने हैरत से उसे देखा। हर चीज़ तो लिखी थी इसने, सब कुछ तो लिखा था। हाँ लिखा, सब कुछ लिखा था। क्यों वापस आई? क्या वजह थी? लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल वही का वही है। उसने सवाली निगाहों से उसे देखा। मुझे छोड़कर जाने का फ़ैसला गलत कैसे था? निकाह से पहले यशमान के कत्ल के बाद मैंने जो कुछ लिखा वो नहीं पढ़ा था, सब पढ़ा था। मैं तुम्हारे ख्वाब में भी आया था, मगर ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं था। उसने मुस्कुराकर दूसरा लुकमा उसकी जानिब बढ़ाया। आप भी वो नहीं समझ पाए जो मैं नहीं समझ पाई थी। हैदर ने बेचैनी से और सवाली निगाहों से उसे देखा। निकाह से पहले मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि जिरगा क्या फ़ैसला करेगा, मेरा निकाह किससे होगा और वो माजूर होगा। ये वहम गुमान में भी नहीं था, तो मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर मैंने आपको ख्वाब में देखा, यानी आपके आने की पेशन गोई हुई थी, यानी आपको खुदा ने मेरे लिए चुना था। जब आपसे निकाह हुआ तब भी उससे बात का एहसास हुआ नहीं। फिर एक दिन आपको खिड़की से देखा, व्हील चेयर पर बैठे, वही कपड़े, वही अंदाज, वैसे ही गोद में रखे हाथ। ख्वाब फिर चेहरा नहीं देख पाई थी, मगर तब आपका चेहरा मेरे सामने था। मैं डर गई कि मुझे आपकी ग़ुलामी में दिया गया है। मैं कैसे संभालूंगी आपको? आशिर अंकल कहते हैं मुझे आपको ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है। मैं डर गई, अल्लाह से मदद मांगी तो उन्होंने कहा सब्र करो।
मैंने कोशिश की, मगर डॉक्टर्स ने जब ये कहा कि आप बिल्कुल ही ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ गए हैं, मुझे समझ ही नहीं आई। मैं आपकी मदद करती तो आप शर्मिंदा होते, शुक्रगुज़ार होते, मुझे तकलीफ़ होती थी हैदर आपको शर्मिंदा देखकर। इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको छोड़ दूँगी तो आपको शर्मिंदगी से निजात मिल जाएगी, इसीलिए मैंने तलाक़ का फ़ैसला लिया था। मुझे लगता था किसी को तकलीफ़ से निकालना, उसकी शर्मिंदगी से निजात दिलाना गलत तो नहीं, इसीलिए चली गई। मगर उसने आंसू से भरी आंखों से उसे देखा। मैं नहीं छोड़ पाई। उस दिन जब मैं गई थी, मौसम तक ने रोकने की कोशिश की, मगर मैं नहीं रुकी। फिर तो जैसे अल्लाह पाक भी नाराज़ हो गए। जब भी मदद मांगी, कोई ना कोई ऐसे ही जवाब आया जिससे लगता था कुछ गलत किया है मैंने। नफ्स को काबू करने की तक का हुक्म आ गया। तहज्जुद में भी सुकून मांगा, नहीं मिला। हर वक्त सोच आप ही रहते थे। पहले याद आते थे, फिर आपके सैराब होने लगे। यूं ही व्हीलचेयर पर बैठे आप मुझे बेजान नज़रों से देखते तो मुझे खौफ आता था। फिर एक दिन उसने जब से आंखें बंद कर लीं और आज भी ख्वाब का वो सोगवार मंजर याद आता है तो उसका दिल कांप जाता है। हैदर ने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा, फिर उसके गले लगे। वो फूट फूट कर रो दी। मैंने ख्वाब में मैयत देखी, सोग देखा, मातम देखा। मैं डर गई, मुझे लगा आपको कुछ हो गया। इतना घबरा गई कि आसिया आंटी के सामने आपका जिक्र कर दिया। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मैं अल्लाह से मदद मांगती हूँ तो मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, क्योंकि मैं तो अल्लाह की दोस्त रही ही नहीं। मैं जालिम हूँ। अल्लाह जालिमों का दोस्त नहीं होता। अल्लाह ने मुझे आपको दिया था, सब्र का कहा था, मगर मैंने अपने नफ्स के हाथों मजबूर आपको इस हालात में छोड़ गई थी। आप तो पहले ही सकीना की बेवफाई देख चुके थे। मैंने आपको तो यकीन तोड़ दिया। इस हालत में आपको छोड़कर जुल्म किया मैंने आपको। अल्लाह ताला ने सौंपा था मुझे, हर चीज़ से रोका, मगर मैं नहीं रुकी। लेकिन जब ये समझ आया कि वो तो रूहानी रिश्ता है, तब भी समझ आया ये फ़ैसला भी गलत था, इसीलिए वापस आ गई। अल्लाह के फ़ैसलों में खुश रहना बहुत सुकून देता है। अल्लाह की दी हुई नेमत से मोहब्बत करना और भी सुकून देता है। इसीलिए तो मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। उससे अलग होकर एक नज़र उसके नम चेहरे को देखा जो खुद पर जब्त किए बैठा था। लुक़्मा बनाकर उसकी जानिब बढ़ाया तो उसने हाथ पकड़ लिया। इतनी तकलीफ़ अकेले बर्दाश्त की, आपकी तकलीफ़ के बराबर नहीं थी। मैं आज भी जब आपकी इन 3 महीनों की तकलीफ़ का सोचती हूँ, मेरी रूह ज़ख्मी होती है। मैं शर्मिंदा होती हूँ। मेरा दिल करता है इतना प्यार करूँ आपसे, आप भूल जाएं, मगर हिम्मत ही नहीं होती। जब आशिर अंकल ने बताया कि आपकी, यूँ लगा जैसे जिस्म से किसी ने कुछ निकाल लिया हो, आधा कर दिया हो। मुझे सांस भी महसूस नहीं हो रही थी। ख्वाब सच होता दिखाई दे रहा था। मर रही थी। अगर सुफियान नज़र ना आता तो मैं ये कैसे भूल गई। जिस दिन खुदा ने मुझे आपको सौंपा है, मेरे बाद आपकी हिफाजत भी वही करे। मेरी गलती का मदावा करने का मौका भी मुझसे कैसे ले सकते थे। उन्होंने नहीं किया, थोड़ी सज़ा देकर आपको लौटा ही दिया। वो तो बख्शिश ही देता है। नदामत का एक आंसू देखकर, अपने सवाल का जवाब सुनकर वो यकटक उसे देखता ही जा रहा था, जो उसने अपने आंसू पोंछकर नॉर्मल तरीके से उसे खिला रही थी। इतने सब्र कहाँ से आया? वहीं से जिसने तलकीन की थी कि सब्र करो, उसने दिया। और अब बातें ना करें, नाश्ता करें, 8 बजे हॉस्पिटल जाना है। उसने मसनूई गुस्से से आंखें दिखाईं तो वो नम आँखों से भी मुस्कुरा दिया। वो दोनों कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल पहुंचे थे। हर तरफ गहमा-गहमी का माहौल था। कोई कहीं भाग रहा था, कोई कहीं एमरजेंसी को देख रहा था। रूबा और निक से नदीम के कमरे की जानिब ले जा रहे थे जब रूबा की नज़रें एक बच्ची पर पड़ी जो शायद चंद दिन का था, जिसकी दोनों टांगें प्लास्टर में जकड़ी हुई थी। उसकी तकलीफ़ का सोचकर उसके दिल को ठेस लगी। आगे बढ़ी तो कोई औरत एक लाश पर सर रखे रो रही थी। उसने तड़प कर हैदर के कंधों पर हाथ रख दिया। हैदर ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो उस लड़की के आंसू देखकर उसने रूबा को देखा जो अफसोस से उसे देख रही थी। फिर अपने कंधे पर मौजूद उसके हाथ को हल्का सा दबाया। वार्ड्स में पहुंचे तो एक ऐसा आदमी नजर आया जो बिल्कुल हैदर जैसा था, व्हीलचेयर पर, जिसकी एक टांग काट दी गई थी। दूसरी तरफ कोई लेबर पेन से जूझ रही थी। उसके पास मौजूद नर्सें उसके लाहौकीन को बता रही थी कि एम्बिलिकल कार्ड बच्चे के गले में फंस गई हैं। हो सकता है उनका बच्चा मर जाए या उस मर्द की बीवी, उसके लिए तो दूसरी क़यामत थी। रूबा की गिरफ्त कंधे पर मजबूत हो गई थी। हैदर उसकी कंडीशन समझ सकता था, इसीलिए निक को मुखातिब किया, जल्दी चलो। कुछ देर बाद वो दोनों नदीम के ऑफिस में मौजूद थे, जहां उसकी और दूसरे डॉक्टर्स की तस्वीर के साथ उसकी डिग्री भी लगी थी। एयर कंडीशन कमरे में भी रूबा का दम घुट रहा था। उसके हैदर की फिक्र खाई जा रही थी, कहीं वो परेशान ना हो जाए, और हैदर उसकी परेशानी से परेशान था। जब कुछ डॉक्टर और वार्ड बॉयज़ आए, वो नदीम नहीं था।
कोई और था, मगर हैदर से उसका रवैया निहायत नर्म था। वार्ड बॉयज़ को उसके सैंपल लेने का कहा कर वो चले गए थे। वार्ड बॉयज़ ने हैदर को चेयर को आगे धकेला तो रुबा भी उठकर खड़ी हो गई थी। मैम, आप यहीं रुकिए, हमें इनके कुछ टेस्ट करने हैं, तो आप प्लीज़। उसने परेशानी से रुबा को देखा, जो परेशान थी। जब नदीम अंदर आया, हैदर चलो। नदीम को देखकर उसे कुछ सुकून हो गया था। रुबा भी खामोश से बैठ गई। टेस्टों के बाद उसे जर्नल रूम में लिटा दिया गया था, उसके कपड़ों में तब्दील कर दिया गया था। नर्सिस के कमरे से जाने के बाद उसने नदीम को मुखातिब किया, डॉक्टर नदीम, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। 2 घंटे तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, फिर तुम्हारी MRI है, इसके बाद कुछ नॉर्मल बातें और बस। नहीं, मैं कह रहा था रुबा को भेज दें प्लीज़। उसने मुस्कुराकर अज़बात में सर हिलाया और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रुबा आ गई, भागकर उसके सरहाने पहुंची, उसका हाथ थामा। हैदर, आप ठीक हैं? आप परेशान तो नहीं हुए? कोई मसला तो नहीं हुआ? उसने एकदम उसके मुंह पर हाथ रखा। कुछ नहीं हुआ, बस नॉर्मल से टेस्ट थे, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? हैदर ने उसका हाथ लबों से लगाया तो वो चंद लम्हे उसे देखती रह गई थी। क्या यार, मैंने मिस किया तुम्हें, और लाइसेंस है मेरे पास। उसने जूस का गिलास उसके सामने से किया। चंद घूंट लेने के बाद वो उसने रुबा के लबों से लगा दिया। मैं जानता हूँ जितना मैंने खाया है उससे भी कम तुमने खाया है, पियो इसे। आज तो उसका हक जमाने का अंदाज़ कुछ और ही था। रुबा, मैं जब ठीक हो जाऊँगा ना, तो हम सबसे पहले नाहिदा खाला से मिलने जाएंगे। उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा। नाहिदा खाला, मेरे दोस्त की अम्मी, जो जरी का काम करती हैं, उन्हें स्पेशल तुम्हारे लिए ड्रेस बनवाएंगे, तुम मुझे पहनकर दिखाना। तुम करोगी ना खुद को मेरे लिए आरास्ता? रुबा का दिल भर आया था। उसने इस बात में सर हिलाया तो वो खुश हो गया। और फिर ना जाने हैदर ने उसे 2 घंटों में पहली दफ़ा कौन कौन से किस्से सुनाने लगा था। आज सुबह के बाद वो बिल्कुल ही बदल गया था। फिर बातों का तसलसल तब टूटा जब नदीम हवाई मेल की तरह नाजिल हुआ। हैदर, चलो, तुम्हारी MRI है। और देखते ही देखते वार्ड बॉयज़ उसे एक चेयर पर बिठाकर ले गए। रुबा वहीं MRI रूम के अंदर एक तरफ खड़ी हो गई थी। हैदर को लिटाकर मशीन के अंदर भेजा जा रहा था, जहां उस पर से लेजर्स गुजर रही थी, और एक पॉइंट पर जाकर रुक गई। नदीम समेत कई डॉक्टर्स कुछ डिस्कशन कर रहे थे। रुबा का सारा ध्यान हैदर की जानिब ही था, जो चित लेटा आंखें बंद थीं, जिसे देखकर उसे खौफ आ रहा था, दम घुट रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो दूसरे लम्हे वहां से निकल जाए। काफ़ी देर डिस्कशन के बाद नदीम ने ऑपरेटर को इशारा किया बाहर निकालने का। उसने बटन्स को प्रेस किए, मगर वो चली नहीं। हैदर बाहर नहीं आया। नदीम ने दोबारा ऑपरेटर को देखा। गेट हिम आउट सर, सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग। ऑपरेटर की परेशान आवाज़ रुबा ने भी सुनी थी। वो आगे बढ़ी, हैदर को देखा जो अंदर बेचैन हो रहा था। नदीम ने ऑपरेटर को हटाकर खुद भी चलाई, मगर कोई फ़र्क नहीं था। अंदर अंदर हैदर का दम घुट रहा था, उसे बेचैनी हो रही थी। और कितनी ही देर। डॉक्टर, हैदर की बेचैन आवाज़ रुबा को उसके पास से ले आई थी। हैदर, बस 2 मिनट। उसने सवाली निगाहों से नदीम को देखा, जिसने उसे सब्र करने का इशारा किया। वो अचानक कैसे बंद हो गई? सर, पता नहीं, कोई जिनसे इशू तो कर रही थी, मगर आज तो बिल्कुल ही बंद हो गई है। मैनेजमेंट को क्यों नहीं बताया? अंडर पेशेंट है और मशीन बंद हो गई है। तुम जानते हो ये कितनी बड़ी बात है? अंदर अब हैदर को पसीने आ रहे थे। माथे से पसीने साफ करके गहरा सांस लेकर आंखें खोले, मगर रोशनी पड़ने की वजह से फिर बंद कर ली थी। रुबा, प्लीज़ बाहर निकाले मुझे। नदीम भाई, कुछ करें। उसकी आवाज़ ना चाहते हुए भी भर्रा गई थी। नदीम कभी परेशानी से रुबा को देख रहा था, कभी मशीन को। रुबा को तो और कुछ समझ ही नहीं आया। उसने हैदर को टांगों से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया था। उसके कोशिश ऑपरेटर ने नदीम को देखा। पेशेंट को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं, मगर तब तक नदीम वहाँ पहुँच चुका था रुबा की मदद करने। उन तीनों ने मिलकर उसे खींचा और मशीन से बाहर निकाल लिया। बाहर आने पर वो हौकों की तरह उन तीनों को देख रहा था, जो तेज़ सांस ले रहे थे। फिर हैदर के मुँह देखकर हंस दिए। पाकिस्तान की मशीन तो खुद ही बाहर निकाल देती है, आपकी टांगें खींचकर छोड़ती है। नहीं, हमारी भी खुद ही निकाल देती है। सॉरी, सिस्टम में थोड़ी खराबी आ गई थी, इसीलिए। वो तो भला हो रुबा का, जिसका दिमाग काम कर रहा था। ये इसी का आइडिया था, वरना मैं तो मैकेनिक के आने तक कुछ नहीं करने वाला था। वेल, तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक तो नहीं हूँ। मैं ठीक तो हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे दोबारा नहीं जाना। हैदर के डरे हुए लहजे को देखकर नदीम की हंसी निकल गई थी। डोंट वरी, काम हो गया था, अब नहीं जाना। 1 हफ्ते तक रिपोर्ट आएगी, तो तब तक रेस्ट करो। इस व्हीलचेयर पर शिफ्ट करने के बाद रूम में भेज दिया गया था। हैदर, आप ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा था। तुम्हारे होते मुझे कुछ हो सकता है? तुम तो नज़र पट्टू हो मेरा। उसके शगुफे पर वो मुंह खोलकर उसे देख रही थी, जो हंस रहा था। शाम को वो तीनों एक साथ ही वापस आए थे। दरवाजे से दाखिल होते ही शाह भागकर हैदर के पास आ गया था। आप कहाँ गए थे? नदीम और रुबा उसकी बेचैनी देख रहे थे। नदीम थका मांदा आगे बढ़ गया था और शाह पर फिर से हैदर की गोद में आ बैठा था। मैं तो हॉस्पिटल गया था।
शाह ने हाथ माथे पर मारा। मैं सारे घर में ढूंढ रहा था। माथे से बाल हटाते उसने अफसोस से कहा। 2 दिन में ही वो हैदर से मानूस हो गया था। रुबा व्हीलचेयर धकेलती उन्हें सबके पास ले आई थी। हैदर कोट उतारकर सोफे से टकराए सर टिकाए लेटा था। नाजी ने उसे पानी दिया तो पकड़कर टेबल पर रख दिया। क्या हुआ, सब ठीक रहा ना? रुबा ने मुस्कुराकर अज़बात में सर हिलाया। नाजी ने हैदर को देखा तो वो पानी का गिलास शाह के मुंह से लगाए उसे पानी पिला रहा था। उसने नदीम को देखा जो पुरसुकून बैठा था। उसके कान के करीब झुकी। नदीम, शाह को अपने पास बुलाए ना आप भी प्यार करें उसे इससे। उसने माथे पर बल लाकर उसे देखा। वो हैदर के साथ खेल रहा है तो तुम्हें क्या मसला है? मैं थक गया हूँ, परेशान मत करो। ओवरऑल उठाकर वो अंदर चला गया। हैदर, आप भी आराम कर लें, थक गए होंगे। हाँ, बस थोड़ी देर इसके साथ खेल लूँ फिर। नाजी ने एक नज़र नदीम के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। नदीम कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ रीड कर रहा था। बेड पर नीम दराज, एक टांग सीधी किए दूसरी टांग फोल्ड करके लैपटॉप रखे वो बिल्कुल उसमें खोया हुआ था। जब दरवाज़ा खुला उसने नागवारी से नाजी को देखा। वो उस दिन से ही सख्त नाराज़ था उससे, और उससे ज़्यादा नाराज़गी ये थी उसने उसे मनाने की कोशिश नहीं की थी। नदीम, मुझे बात करनी है, प्लीज़ गुस्सा मत करिएगा। उसके तनबिया करने पर उसने एक नज़र उसे देखा, फिर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जह हो गया। बोलो। नदीम, शाह बड़ा हो रहा है, वो चीज़ों का मुशाहिदा करने लगा है और हैदर भाई के साथ वो बहुत मानूस होता जा रहा है। उस दिन जब आप मुझसे नाराज़ हुए थे तो इसके अलावा कोई बात नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए। उस दिन जो कुछ भी वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ था। खैर, मुझे अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। जाओ और जाकर अपने काम देखो, मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं। नदीम, प्लीज़ मेरी बात पूरी सुन लें। मगर इससे पहले ही वो लैपटॉप उठाए बाहर निकल गया था। नदीम, आप गौर नहीं कर रहे, फिर ना कहिएगा आपका बेटा आपसे दूर हो रहा है। हैदर को अमेरिका आए 2 हफ्ते हो गए थे। वो इन 2 हफ्तों में उसके तमाम खास वाम टेस्ट हो गए थे जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस को और ओवरकम करने के लिए मेडिकेशंस हो रही थी। नदीम और नाजी के दरमियान की गलतफहमियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। शाह और हैदर की उनसियत भी बढ़ गई थी। हैदर अब लतीफ़ लफ्ज़ों से ज़्यादा रुबा को प्यार जताने लगा था, उसे सताने लगा था, उसे बातें सुनाने लगा था। नदीम कमरे में हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहा था। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो ओवरऑल कहीं नज़र नहीं आया। नाजी दुपट्टे से हाथ पोंछती वो कमरे में आई। जी नदीम। हैदर और रुबा भी सामने ड्राइंग रूम में ही बैठे थे। कमरे का दरवाज़ा भी खुला था। मेरा ओवरऑल कहाँ है? उसके सवाल पर उसने माथे पर हाथ रखा। वो तो मैं प्रेस करना ही भूल गई, वो दूसरा धोने वाला है। उसने गुस्से से उसे देखा, 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए। क्यों? वो कल रात को शाह का हाथ। उसने हैरत से उसे देखा। क्या हुआ शाह के हाथ को? वो कल उसने हाथ पर चाय गिरा ली थी, इस वजह से। नदीम का पारा और भी हाई हो गया था और गुस्से में हाथ उठाया, मगर फिर खुद को रोक लिया, हाथ नीचे कर लिया। इतनी लापरवाही तुम कहाँ थी? मैं किचन में खाना बस यही रह गया है। मेरा तो ख्याल वैसे छोड़ चुकी हो, उसका तो रख लो। रुबा और हैदर ने ये मंजर देखा। रुबा चली यहाँ से। अज़बात में सर हिलाकर वो उसे ले गई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ नाजिया, अगर मेरे बच्चे को दोबारा खरोज भी आई तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम उसकी माँ हो। मैं तुम्हें इससे अलग कर दूँगा, उसकी भी सज़ा, उसकी भी हर जिम्मेदारी उसके से आज़ाद कर दूँगा। उंगली से तनवीर करते हुए बाहर निकल गया और वो वहीं सुन हो गई थी। हैदर को कमरे में छोड़ने के बाद वो बाहर आई तो नदीम जाता दिखाई दिया। कदम बेसाख्ता ही नाजी के कमरे की जानिब बढ़ गए जहाँ वो बेड पर बैठी रो रही थी। नाजी भाभी, आपको क्या हुआ है? रुबा ने देखकर बेसाख्ता उसके गले से लगाकर रो दी। नदीम कह रहे हैं कि वो शाह को मुझसे दूर कर देंगे। मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैं मर जाऊंगी शाह के बगैर, मेरे बगैर नहीं रहता। मैं क्या करूंगी? रुबा ने हमदर्दी से उसे चुप करवाने की कोशिश की। जो अब भी जवाब भी देती तो क्या? उसे तो अभी तक समझ ही नहीं आ रही थी उनके बीच में बोले या नहीं। सारा दिन रुबा नाजी का उतरा चला देख कर घुलती रही थी। उन सब में उसे अपना आप एक तमाशाई जैसा लग रहा था जो खामोशी से उसकी बेबसी देख रही थी। नाजी ने उसे बताया था कि उनकी पसंद की शादी है और फिर उनके बीच ये इख्तलाफात क्यों? नदीम तो ऐसा था जैसे उससे बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मगर रोज़ के बरअक्स वो ज़्यादा खामोश था। रुबा सोफे पर लेटी उन्हीं के बारे में सोच रही थी और हैदर मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। रुबा, बात सुनिए। पास आने पर उसने हाथ पकड़कर बिठा लिया। ऐसी कौन सी सोच दर आई है जो आज मुझे देखने का भी वक्त नहीं? हमेशा की तरह उसने उंगलियों से खेलते सर झुका लिया। उसकी नोचती निगाहों उंगलियों को देखकर उसने रुबा को हाथ पकड़ लिया। रुबा, क्या? हैदर, एक बात कहूँ, मानेंगे? उसका संजीदा चेहरा देखकर उसने उठने की कोशिश की तो रुबा ने उसे टेक बैकग्राउंड से लगा दी थी। सब ठीक है। हैदर, नदीम भाई का रवैया नाजी भाभी से ठीक नहीं है। रुबा, मेरी बात सुनो। उसकी बात काटकर उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया।
हम यहाँ मेहमान हैं, हम गैर अहम उनके बीच हम गैर हैं, हम उनके बीच नहीं बोल सकते, उनके ज़ाती मसाइल में बोलना ठीक नहीं है, वो ये क्या सोचेंगे, इसीलिए कुछ भी कहने की कोशिश मत करना। मुझे भी नज़र आता है जो कुछ भी हो रहा है, मगर क्या करें, उन्हें आपस में हल करने दो। लेकिन हैदर, आपस में बात करवाने के लिए भी तो किसी को उन्हें मनाना होगा। हैदर, किसी की सुलह करवानी नेकी है और कभी कभी ऐसी नेकियां गले पड़ जाती हैं। डॉक्टर नदीम का रवैया मेरे साथ लाख अच्छा सही, मगर मैंने महसूस किया है वो अपने मामूलात में दखलंदाजी पसंद नहीं करते। और अगर उन्होंने ये कह दिया कि तुम होते कौन हो बोलने वाले, तो आसिया आंटी को बता दें, उसने कुछ सोचकर जवाब दिया। मुझे लगता था तुम बहुत समझदार हो, मगर नहीं, तुम में थोड़ी बेअक्ली है। उसकी बात पर उसने ताज्जुब से उसे देखा। हैदर, हमें 2 हफ्ते हो चुके हैं यहाँ, अभी तक तो उन्होंने हमारे साथ फैमिली जैसे ही रवैया रखा है। एक बार बात तो करके देखें, मैं उन्हें समझा कर देखती हूँ, आखिर मसला क्या है। हैदर, आसिया आंटी मेरी रहनुमा तब बनी थी जब मैं उलझनों में फंसी थी। आज मेरा फ़र्ज़ है उनके बच्चों को उलझनों से निकालने का। प्लीज़ एक बार बात करते हैं मेरे लिए, प्लीज़। उसके जोर देने पर वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसके परेशान चेहरे को देखकर उसने हामी भर ली। उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी। थैंक यू हैदर, मैं नाजी भाभी से बात करती हूँ और आप नदीम भाई से, फिर एक दूसरे को बताएंगे कि वो क्या कहते हैं। इसके मासूमियत से सर हिलाने पर रुबा ने उसे ज़ोर से गले लगा लिया। थैंक यू अगेन डियर हबी। वो अलग होने लगी तो नाकाम रही। बस हैदर की सरगोशी की आवाज़ आई, प्लीज़ कुछ देर और। रुबा ने मुस्कुराकर अपनी कोशिश तर्क कर दी। अगली सुबह इतवार थी। नदीम आज घर पर ही थी। इसीलिए सुबह से माहौल में एक तनाव था। नाजी और नदीम की कल रात से कोई बात ही नहीं हुई थी। दोनों में खामोशी थी। रुबा और नाजी दोनों नाश्ता बना रही थी। नदीम वॉक से वापस आया था। हैदर भी लॉन में ही बैठा था। फिर सुबह का मंजर देख रहा था जब वो थका मांदा रुकों के बल झुका गहरे गहरे सांस ले रहा था। हैदर ने एक नज़र उसे देखा और सोच में पड़ गया कि वो बात शुरू करे भी तो कैसे। नदीम पानी को बोतल से मुंह से लगाता वहीं बैठ गया। एक नज़र हैदर को देखा जो सर झुकाए बैठा था। सब ठीक? उसने मसनूई मुस्कुराहट से उसे देखा। जी, मगर नदीम ने के लिए ये बात तस्लीम बख्श नहीं थी। नाश्ते की मेज़ पर भी वो दोनों इशारों से बात करने का कह रहे थे, जिसे नदीम बाखूबी देख रहा था। उसने एक नज़र नाजी को देखा जो अब सरदा सा सरापा लिए शाह को खिलाने की कोशिश कर रही थी। उसकी ये हालत देखकर उसे बुरा तो लगा था, मगर उसकी बढ़ती लापरवाही का गुस्सा शायद ज़्यादा था। नाश्ते के बाद वो दोनों लॉन में धूप एंजॉय कर रहे थे। रुबा और नाजी अंदर थी। यही सही मौका था। नदीम टेबल पर बैठकर हैदर को देख रहा था जो कभी उसे देखता तो कभी इधर उधर देखने लगता। रुबा उसे मेडिसिन देने आई थी, तब भी आंखों में इशारों का तबादला हो रहा था। नदीम थोड़ी के नीचे हाथ रखे उन्हें ही देख रहा था। रुबा के जाने के बाद उसने घूर कर हैदर को देखा। क्या छुपा रहे हो? पानी पीते हैदर को ठसका लग गया था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो फिर इधर उधर देखता रहा। नई नवेली शादी हुई है? उसने हैरत से नदीम को देखा। नहीं, 1 साल होने वाला है। तो फिर नए नवेले दूल्हे जैसे लुक्स क्यों दे रहे हो? सीधी तरह बताओ, क्या बात है? तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारी रग रग जानता है। ये क्या नैनी गुफ्तगू हो रही है रुबा और तुम्हारे दरमियान? हैदर ने गहरा सांस लेकर ग्लास टेबल पर रखा। आपका रवैया आपकी वाइफ के साथ अच्छा नहीं है। एक ही सांस में बोले जाने वाले जुमले पर नदीम रिलैक्स होकर टेक लगाकर कुर्सी पर सीधा हुआ। मुझे लगा ही था कि बात तुम लोगों को भी महसूस हुई होगी। आपकी और उनकी अरेंज मैरिज थी। आप उन्हें पसंद नहीं करते? मेरा और उसका 2 साल अफेयर चला यूनी में। पूरी यूनी जानती थी कि मैं नाजी के अलावा किसी में भी दिलचस्पी नहीं लेता। आधी यूनी हमारे निकाह में शरीक थी। मैंने मोहब्बत की हद तक मोहब्बत की है उससे। दूर दरख्तों को घूरते उसने जवाब दिया। तो मोहब्बत कहाँ गई? वो मोहब्बत वही थी हैदर जब तक वो मेरी नाजी थी, लेकिन जैसे ही वो शाह की माँ बनी वो मुझे भूल गई, मेरी ज़रूरियात भूल गई, मुझे वक्त देना भूल गई है। यही मसला है कि शादी के बाद सिर्फ निकाह से पहले मोहब्बत रहती है, मगर शादी के बाद वो मोहब्बत रोज़ किचकिच बन जाती है, क्योंकि वो औरतें सिर्फ माँ बनकर रह जाती हैं और वो कई दफ़ा मुझे इग्नोर कर देती है शाह की वजह से। मैं शाह से जलता नहीं, हसद नहीं करता, मेरी औलाद है, मगर वो तवाज़ुन नहीं रख पाई। अभी तो एक है तो पागल हुई रहती है, दूसरे का तो मैं सोच भी नहीं सकता, जाने तब उसका क्या हाल होगा। मुझे इग्नोर किया, ठीक है चलता है। कल शाह का हाथ चल गया, उसके होते हुए कम से कम उसका ख्याल तो पूरा रख ले। इस बात पर गुस्सा आया मुझे, हर बात पर इनकार। अकेला हो गया हूँ, हर रोज़ अपने सर दर्द के साथ अकेले वो जूझता हूँ, बेकाबू हो जाता हूँ। मैं 2 पल मेरे साथ बैठकर मुझसे मेरी प्रॉब्लम पूछने का वक्त ही नहीं है उसके पास। शाह के पैदा होने से पहले ठीक थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत ख्याल रखते थे। फिर जैसे जैसे शाह बड़ा होने लगा मेरी तवज्जो ज़्यादा उस पर रहने लगी। वो चलता था, मुझे डर लगता रहता था कहीं गिर न जाए, कोई चीज़ खुद पर गिरा न ले, कुछ मुंह में डाल न ले।
स्विच बोर्ड को हाथ ना लगा ले, मैं हर वक्त उसके पीछे भागती रहती थी। इस दौरान नदीम इग्नोर होने लगे, मगर मुझे लगा उन्हें फील नहीं होगा, वो बहुत अच्छे हैं, समझेंगे। उन्होंने खुद को काम में बहुत बिजी कर लिया। हड्डियों के डॉक्टर की नाइट नहीं लगती, वो सारी सारी रात हॉस्पिटल में गुजार देते हैं। इतना खुद को मसरूफ़ कर लिया कि हमारे साथ वक्त ही नहीं गुजारते। शाह कई दफ़ा बाबा कहता सो जाता है, मगर वो नहीं होते। सोते हुए बच्चे को तो पता ही नहीं उसके बाप ने उससे प्यार किया या नहीं। वो अपने बाप को बहुत कम देख पाता है। मुझसे पूछता है तो मैं कहती हूँ बाबा चले गए, वो उदास हो जाता है। मैंने कभी नदीम से इस बात का जिक्र नहीं किया। जब वो मुझे इग्नोर करके शाह की हो गई थी तो मैंने खुद को बहुत मसरूफ़ कर लिया था, इतना कि शायद उसे एहसास हो कि मैं ही हूँ। सारी रात हॉस्पिटल में फिजूल केस पढ़ता रहता हूँ। महीनों में करने वाला काम मैंने दिनों में शुरू कर दिया। शायद मुझे मसरूफ़ देखकर वो मुझसे कहे कि नदीम मुझे आपकी ज़रूरत है, शाह को हमारी ज़रूरत है, मगर उसने कभी कुछ कहा ही नहीं। डाइनिंग टेबल पर मौजूद चारों वजूद अजीब से बेचैनी में मुब्तला थे और सबसे ज़्यादा नदीम संजीदा था। नाजी ने उसे रोटी दी, जिससे उसने हाथ उठाकर मना कर दिया, भूख नहीं है। हैदर और रुबा ने ज़ब्त से सर झुका लिया था। खाने के बाद अपने कमरों का रुख किया तो नाजी अलग और नदीम अलग, और वो गहरा सांस लेकर देखते रह गए थे। कमरे में आने के बाद रुबा ने दरवाज़ा बंद किया और दोनों की ज़बान एक साथ बोल पड़ी, मुझे बहुत कुछ बताना है। अपनी नेक तैयारी पर दोनों हंस दिए। फिर हैदर बोला, पहले तुम बताओ। वही कॉमन मसला, बच्चों पर तवज्जो नहीं देते। और नदीम भाई का? वही टिपिकल गिला, बच्चों में पढ़कर मुझे भूल गई है, घर की होकर रह गई है, मेरी बीवी बनना भूल गई है। लंबी सांस खारिज करके वो बेड पर बैठ गई। हैदर भी उसके पास आ गया। दुनिया में 80% मियाँ बीवी का झगड़ा इसी वजह से होता है। सच तो यही है, सच ही तो कह रही हैं भाभी। अब मर्द तो बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, उन्हें पालना पढ़ाना सब औरतों की ही करती हैं। घर के काम सबकी जिम्मेदारी वो अकेली होती है, क्या क्या करे। हैदर ने हैरत से उसे देखा। तो इन सब में ये क्यों भूल जाती हैं कि वो एक अदद शौहर भी रखती हैं, जिसका ख्याल उसने रखना है। वो उसे क्यों भूल जाती हैं? बीवी बनना भूलकर माँ बनकर रह जाती हैं। शौहर का ख्याल रखें तो वो भी उसका ख्याल रखेगा, उसकी मदद करेगा उन सब में। रुबा मुंह खोलकर उसे देख रही थी। यानी आप भी यही समझते हैं कि औरत गलत है? मर्द कमाई करता है, मान लिया मेहनत करता है, तो औरत क्या कम मेहनत करती है? शौहर के रुमाल धोने से लेकर उनके वालिदैन की दवाइयों तक का ख्याल उसे रखना पड़ता है। ये कम काम है जो शौहर अपना भी थोप दे? शाना बछाना चलना चाहिए, थोड़ा काम खुद भी कर लें। यार बाहर मेहनत करना भी इतना आसान नहीं होता। मेहनत कर लोगी तो की बात सुनो, घर आकर भी वही किचकिच, तो तंग तो आएंगे ना। यानी बाहर का काम भी करो, घर आकर बीवी के साथ कपड़े भी धुलवाओ। हैदर आप बहस क्यों कर रहे हैं? मर्द की बच्चों की परवरिश में संभालने में हाथ पटाना चाहिए। हाँ तो औरत भी तो भूल जाती है कि वो किसी की बीवी है, किसी की मोहब्बत है, किसी का सुकून है। हैदर ने बेजारी से कहा था। तो ये सब याद करते वो भूल जाए कि वो एक बहू है, एक माँ है, एक घरेलू औरत है। यही मसला है मर्दों का। बात समझने के बजाय बात पूरी करने से पहले हैदर ने उसे खींचकर सीने से लगाया और हिसार मजबूत कर लिया। नहीं रुबा नहीं, हमें नहीं लड़ना यार, उनकी सुलह करवाते। हम क्यों लड़ने लगे हैं? मैं लड़ना नहीं चाहता। मैं हारा, तुम जीती। अब सोचो उन्हें कैसे मनाना है। मगर रुबा उसे सुन कब रही थी। वो तो उसके सीने से लगी दिल की धड़कनें सुन रही थी, मुस्कुराई जा रही थी। हैदर ने खींचकर उसे अलग किया, उसे दांत निकालने से उसे देखा। आई लव यू। हाँ तुम मुझे बताओ, क्या नाजी आपी ने तुम्हें क्या बताया? फिर मैं बताता हूँ। हाँ उन्होंने बताया कि शाह की पैदाइश से पहले उन दोनों का मनोमन सारी बातें एक दूसरे को बताई। हैदर थोड़ी पर उंगली फेर रहा था। ये दिल के गुस्से हैं, चंद गलत फहमियाँ हैं। ये बातें वो एक दूसरे को क्यों नहीं कहते? क्योंकि नदीम भाई ये बात नहीं सुनते। हैदर ने इस बात में सर हिलाया। हमें उन्हें एक दूसरे से बात करने का पुरामादा करना होगा, मगर कैसे? रुबा भी थोड़ी नीचे हाथ रखे सोच में पड़ गई थी। फिर एकदम बोले, आइडिया। हैदर के अचानक चीखने पर वो उसे देखने लगी। नाजी भाभी, वो नदीम भाई ना स्टोर रूम में गए हैं, शायद कोई पुराना सामान ढूंढना चाहते हैं। एक बार देख लें उन्हें कहाँ मिलना है। रुबा किचन में आई तो नाजी चाय बना रही थी। चंद लम्हे उसे देखने के बाद उसने फ्लेम कम की। ये थोड़ी देर चाय देख लो। रुबा ने इस बात में सर हिलाया। नाजी के किचन से जाने के बाद उसने ड्राइंग रूम में बैठे हैदर को देखा, जिसने थम्स अप का इशारा किया। नदीम स्टोर रूम में शाह को देख रहा था। हैदर ने उसे बताया कि वो फुटबॉल से खेलता स्टोर रूम में चला गया है। वो अंदर इधर उधर देख रहा था जब नाजी अंदर आई। नदीम आप क्या ढूंढ रहे हैं? नदीम ने एक नज़र उसे देखा। शाह कहाँ है? शाह तो नीचे लॉन में खेल रहा है। उसकी बात सुनकर वो दरवाजे की जानिब बढ़ा तो वो बीच में खड़ी थी। उसे नज़रों से पीछे हटाने का इशारा करके दरवाज़ा देखा जो लॉक हो गया था। बाहर रुबा हैदर को थम्स अप दिखा रही थी, जो नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। ये उसी का प्लान था।
उन्हें एक रूम में बंद कर दिया जाए। टिपिकल फिल्मों वाला तरीका। पहले तो रूबा नहीं मानी थी, फिर सोचा शायद काम कर ही जाए। उन्हें बंद करके जैसे ही वो नीचे आई, वहाँ से शाह और ऊपर की जानिब चल दिया, जिस पर उसने तवज्जो नहीं दी। शाह जैसे ही रूम के बाहर से गुजरा डर गया। अंदर नदीम आवाज़ें दे रहा था, दरवाज़ा खोलो, कोई है? रूबा, हैदर। नाजी परेशानी से उसके पीछे खड़ी थी। उसने नदीम के कंधे पर हाथ रखा, जिसको झटका दिया। शाह कुछ देर आवाज़ें सुनने के बाद वो थोड़ा करीब गया। बाबा। शाह की आवाज़ सुनने उसे कुछ सुकून हुआ। शाह, बेटा हम अंदर बंद हो गए हैं, जाओ रूबा आंटी को बुलाओ, उन्हें बताओ। बाबा, मामा भी हैं। नाजी ने नदीम को हटाकर दरवाजे पर हाथ रखा। जी मामा की जान, मैं यहीं हूँ, प्लीज़ रूबा आंटी से कहो दरवाज़ा खोलें। अच्छा मामा, आप डरना मत, अभी लाता हूँ मैं उन्हें। फुटबॉल वहीं फेंक कर वो नीचे भाग गया। रूबा आंटी, रूबा आंटी। वो दोनों जो खुशियाँ मना रहे थे, शाह को यूँ भागते देख डर गए। क्या हुआ शाह? रूबा आंटी, मामा बाबा रूम में बंद हो गए हैं, उन्हें निकाले ना प्लीज़। इसमें रोते हुए उसका हाथ पकड़ा। रूबा ने अफसोस से हैदर को देखा, जो खुद बेजार हो गया था। उसके जिद करने पर रूबा उसकी मदद करने के लिए ऊपर आ गई थी। रूम खोला तो नदीम दूसरी नज़र भी नाजी पर डाले बगैर आगे बढ़ गया था। पीछे नाजी भी उसके फिक्र किए बगैर शाह की तरफ मुतवज्जह हो गई थी। रूबा ने हैदर को थंब डाउन का इशारा किया। हैदर, आपका प्लान तो बिल्कुल काम नहीं किया, मेरा वाला ट्राई करते हैं। हैदर ने घूर कर उसे देखा। रूबा, उन्हें चोट लग जाएगी, तभी तो पता चलेगा नदीम भाई कितनी केयर करते हैं, तभी तो एहसास होगा प्यार वही है। रूबा, ये रिस्क है, डर के आगे जीत है। हैदर, उसने घूर कर उसे देखा। वो स्टिंग का इश्तिहार नहीं दे रही हैं, चोट लग जाएगी। मगर वो उसे सुने बगैर वो किचन के करीब जाकर खड़ी हो गई थी, दरवाज़ा देखने के बहाने। हैदर भी व्हीलचेयर घुमाकर नदीम के पास आ गया, मगर उसकी नज़रें रूबा के कारनामे की तरफ ही थी। नाजी चाय लेकर बाहर आई तो रूबा ने पैर आगे कर दिया, जिसमें उलझ ट्रे ज़मीन पोस हो गई थी, मगर नाजी संभल गई। रूबा का प्लान उसे गिराने का था, मगर वो बच गई। नदीम ने नज़र उठाकर उसे देखा, फिर अफसोस से सर झटक दिया। वो शर्मिंदा सी होकर टूटे कप्स उठाने लगी। रूबा भी उससे खैरियत पूछती मदद करने लगी। एक नज़र हैदर को देखा, जो चोर हंसी हंस रहा था। नाजी भाभी, आपके पास हाई हील्स नहीं हैं? आप पहनती नहीं हैं? उसके शो रैक को देखते रूबा ने सवाल किया, जिस पर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे पसंद नहीं, मगर नदीम को अच्छी लगती हैं, इसीलिए एक बार पहनी थी उनके लिए, मगर चल ही नहीं पाई, इसीलिए फिर कभी नहीं पहनी। उसके साथ रूबा के दिमाग ने नई खुराफात पाल ली थी। वैसे आपको कोशिश करनी चाहिए, मतलब ऐसा शायद वो मान जाएं। अगर आप उनके लिए करें तो पहन कर चलें, कोई कोशिश तो करें। सरसरी तो सी बात करके उसने छोड़कर चली गई थी। नाजी कुछ लम्हे तो उसे देखती रही, फिर सर झटक दिया। जब काफ़ी देर तक ऐसा कुछ ना हुआ तो रूबा का मुंह उतर गया था। वो दोनों ही उतरा मुंह लेकर बैठ गए थे। एक नज़र मुखालिफ सिमत में जाते नाजी और नदीम को देखा, फिर एक फैसला किया। हैदर नाजी की तरफ मुड़ गया और रूबा नदीम की तरफ। नाजी डाइनिंग पर बैठी सब्जी बना रही थी। जब हैदर उसके पास आया, वो बहुत कम ही मुखातिब करता था। भाभी के बजाय उसे बाजी कहना ज़्यादा मुनासिब लगता था। जैसे सुफियान रूबा को भाभी नहीं आप ही कहता था। कुछ रिश्तों को मुखातिब करने के लिए लफ्ज़ दिल से निकलते हैं। नाजी बाजी, उसने हैरत से हैदर को देखा, जो तकरीबन नज़र झुकाए वहाँ मौजूद था। जी हैदर भाई, आपको कुछ चाहिए? मुझे आपसे डॉक्टर नदीम के बारे में बात करनी है। उसकी बात ने उसके हाथ रोक दिए थे। मैं जानता हूँ ये बात हमारा करना मुनासिब नहीं, मगर आप दोनों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मैंने नदीम भाई के रवैये के बारे में उनसे बात की थी। उन्होंने मुझे बताया वो आपसे इस वजह से नाराज़ हैं क्योंकि आप उन पर तवज्जो नहीं देती। आप सिर्फ शाह की वालिदा बनकर रह गई हैं, उनकी बीवी बनना भूल गई हैं। हाँ, वो ये कहती है कि आप उन्हें अपने काम में इतना बिजी हो गए हैं कि शाह पर तवज्जो ही नहीं देते, इसीलिए वो शाह पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं ताकि वो अकेला ना हो जाए। जब शाह छोटा था उसे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत थी, तब आप भी अपने करियर को लेकर परेशान थे। ये उनकी गलती है कि वो आप पर तवज्जो नहीं दे पाई, मगर उन्हें इस बात का एहसास है। मगर अब शाह उनका इतना आदी हो चुका है कि वो उनकी जान ही नहीं छोड़ता। अगर आप भी शाह को खुद से मानूस करें तो शायद उनकी कुछ मदद होती, मगर आपने खुद को काम में बिजी करना मुनासिब समझा, तो उन्होंने शाह पर मुकम्मल तवज्जो देना शुरू कर दी। नदीम खामोशी से सर झुकाए उसकी सारी बातें सुन रहा था। उन्होंने खुद को काम में इतना मसरूफ़ कर लिया कि वो आपसे दूर रहें, मगर इग्नोरेंस से दूर रहें उन्हें बुरा लगता था। मैं मानता हूँ इस वक्त आप शाह पर मुतवज्जो थीं, मगर आप थोड़ा वक्त निकाल कर उनकी प्रॉब्लम्स पूछ सकती थीं। ये बात उन्हें बहुत हर्ट की। आपने उनकी मसरूफियत की वजह जानने के बजाय खामोश होना बेहतर समझा, जबकि वो इंतज़ार करते रहे कि आप एक बार उनसे कह दें कि आपको और शाह जमान को उनकी ज़रूरत है। वो लौट आते, मगर आपने उन्हें छोड़कर शाह को देखना ज़रूरी समझा। आपके स्ट्रगल और मेहनत के देखने उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप थक जाते थे। वो शाह के रोने से आपको मसला ना हो, इसीलिए वो रूम से चली गई।
आपने भी तो मसाइल हल करने की कोशिश नहीं की। एक बार बात तो करते कि रूम अलग कर लिया। आपको गुस्से में देखकर वो उसके इसीलिए खामोश हो जाती हैं कि आप परेशान हैं और परेशान ना करूं तो बेहतर होगा। आपने भी तो हक है। एक दफ़ा नहीं कहा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एक बार कहना चाहिए था कि नाजी लौट आओ, मैं अकेला हो गया हूँ। हो सकता है वो मुंतज़िर थे आपके। हर नाराज़गी बुलाकर उन्होंने रूम सजाया था आपको सरप्राइज़ देने के लिए। जिस दिन अपनी मोहब्बत पाई उसी दिन को भूल गई और उसके बाद मनाया भी नहीं। सिर्फ सॉरी कह देने से सब ठीक हो जाता है। कुछ जज्बात खुलकर बताने पड़ते हैं। जज्बात को खुलकर बताएं। उन्हें बताएं कि आपकी मोहब्बत मरी नहीं है, बस चंद गलतफहमियों के नीचे दब गई है। अपनी गलतफहमियों को दूर कर ले नदीम भाई, वरना शाह आपसे दूर हो जाएगा। वो आपके रवैये देखता है, महसूस करता है। वो हैदर से कहता है कि उसके पापा उसकी मम्मी को डांटते हैं, आपसे दूर दूर रहता है। और ये बात नाजी भाभी को आपको बताने की कोशिश कर रही थी, मगर आप नाराज़ थे। नदीम को अब उसकी दो दिन की बातें कोशिशें याद आईं। उसने ज़ब्त से आंखें बंद कर लीं। कोशिश करें अपनी गलतफहमियों को दूर करें कि उससे पहले आपसे उसका रिश्ते खो दें। बात ख़त्म करके वो बिना ही वो उसे देखा चला गया था। रुबा ने भी एक नज़र सर झुकाए नदीम को देखा और वो उठ गई। मिलने पर हैदर ने मजबूती से रुबा का हाथ थाम कर लबों से लगा लिया। हमारे बीच कभी गलतफहमियाँ नहीं आएंगी ना? वो पंजों के बल उसके पास बैठी। हम नहीं आने देंगे। अगर मैं कभी आपकी बात ना सुनूं तो 2 थप्पड़ लगाकर सुना ही दीजिएगा, गलतफहमी दूर कर दीजिएगा। उसने मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ रखा। रुबा ने भी सुकून से सर उसकी गोद में रख लिया और वो दोनों के बारे में सोचने लगी। रात के 2 बज रहे थे। मैगजीन्स मगर नींद नहीं आ रही थी। नाजी के करीब तक नहीं आ रही थी। बाजू आंखों पर रखे हुए नदीम के साथ यूनी के दिन याद कर रही थी। उनकी मोहब्बत मिसाल थी। नदीम लाख शरारती सही, मगर नाजी के अलावा उसने कभी किसी को नहीं सोचा था। क्लास से बंक करना, ढेरों बातें करना, लुक्स पर बैठकर शरारतें करना। हैदर का एक लफ्ज़ उसे याद आ रहा था कि उसने सच में नदीम के साथ इतनी नाइंसाफ़ी कर दी। हाँ, मुझे थोड़ा वक्त देना चाहिए था उनके हिस्से का, जो मैं नहीं दे पाई। कितना वक्त हुआ एक साथ वक्त गुजारे और उसे मनाया भी नहीं। सॉरी बोलने से सब ठीक तो नहीं होता, कुछ और करना चाहिए। बाजू हटाकर एक नज़र शाह को देखा जो सुकून से सो रहा था। कुछ सोचकर उठी, अलमारी खोली। कपड़े खंगालने के बाद उसे मतलूबा ड्रेस मिल गई थी। वॉशरूम से चेंज करना किया, नॉर्मल बनाव सिंगार और फिर नदीम की दिलाई हाई हील्स पहनकर बाहर की जानिब चल दी। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। नदीम की उंगलियां तो लैपटॉप पर ही थी, मगर सोच कहीं रुबा की बातों में उलझी हुई थी। उसने भी नाराज़गी की हद ही कर दी थी। एक बार तो बात करता, वो मोहब्बत करता था उससे। तभी दरवाज़ा खुला था। कमरे में की नीम सुनहरी रोशनी में उसका सरापा जगमगा रहा था। ब्लैक शिफॉन की ब्लैक बैकलेस साड़ी जिसके सफ़ेद मोती चमक रहे थे। नदीम बेसाख्ता ही बेड से उठ गया। साड़ी संभालती वो बड़ी मुश्किल से चलती उसके करीब आ रही थी। जब पैर मुड़ा वो गिर जाती, मगर जिसने हाथ थामा था वो कैसे गिरने देता। उसके मजबूत बाजू में वो संभल गई थी। नदीम ने बेड पर बिठाया, फिर झुककर उसके पैरों से हील्स निकाली। जब पता है नहीं चलना आता तो क्यों पहनी? वो आपको अच्छी लगती है ना? उसने नुखूर से उसे देखा। मुझे और भी बहुत कुछ अच्छा लगता है। तुम्हारा मुझे बिला वजह देखना, मुस्कुराना, मेरे बालों में हाथ फेरना, मेरा सर दबाना, इन सब में से भी कुछ हो सकता था। ज़रूरी था वो करना जिससे वो खुद में तकलीफ़ देनी हो। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उससे बात कर रहा था। बेड पर उसके साथ बैठकर अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाली। इतनी ठंड में ये क्यों पहना है? हाँ ठीक है, हॉट लग रही हो, मगर कोल्ड हो गया तो? मोहब्बत से उसकी नाक दबाकर कहा तो उसका जवाब दे गया। वो उसके गले लगकर टूट कर रोने लगी। नदीम ने उसे गिर्द मजबूत हिसार बनाया। आई एम सॉरी नदीम, आई एम सॉरी। मैंने बहुत नाइंसाफ़ी की आपके साथ। मैं आपको मुश्किल वक्त में साथ होते हुए आपका साथ नहीं दे पाई। आई एम सॉरी। मुझे सिर्फ याद रहा कि वो मेरी सबसे बड़ी खुशी है। ये कैसे भूल गई? वो भी तो आपने ही दी है। मैं सिर्फ माँ बनकर रह गई, आपकी शरीक हयात नहीं बन पाई। आपके हयात हो बांट ली, लेकिन आपके दुख सुख की शरीक नहीं बन पाई। आई एम सॉरी। हैदर ने मुझे बताया आप कितने हर्ट हैं मेरी लापरवाही की वजह से। एकदम उससे अलग हुई, कान पकड़ लिए। सॉरी सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं आपको इग्नोर नहीं करूंगी। आपके हिस्से का वक्त आपको ज़रूर दूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। नदीम ने नरमी से हाथ हटाए। शाह, वो सो रहा है, उसे कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर वो दूसरे कमरे में उसे भी ले आया था। बेड के दरमियान में उसे लिटाकर कंफर्टर देकर उसके जानिब मुड़ा। उसका चेहरा हाथों में भरा। आई एम सॉरी। मुझे खुद को तब इतना मसरूफ़ नहीं करना चाहिए था। रूपा ने सही कहा, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। तुम्हें आवाज़ देकर बुलाना चाहिए था कि मैं अकेला हो गया हूँ, पर अब नहीं। अब से कोई गलतफहमी नहीं। एक दूसरे को वक्त देंगे।
साथ रहेंगे। वादा करो तो मुझे दोबारा नहीं भूलोगी, मेड को इसका काम करने दोगी, खुद को थकाओगी नहीं और मेरे साथ यही इस कमरे में रहोगी, शाह के साथ, मेरे बेटे के साथ। शाह के बात पर उसने आंसू पोंछकर नदीम को देखा। नदीम शाह को आपको गुस्सा करते देखकर डर गया है, वो आपसे दूर हो रहा है, प्लीज़ ऐसा मत होने दें। उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। लग गया पता, अब ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा। उसके माथे को मोहब्बत से छूकर उसे गले लगाया। आखिर उनके बीच गलतफहमियों की दीवार गिर गई थी, किसी दो सुलहकारों की वजह से जो खर्राटे भर रहे थे। ये जाने बगैर कि कितने खूबसूरत मंजर रात समेट गई है। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।